हेलो जनजीज, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो लव वेरी वेरी गुड। आपका सीए इंटर सितंबर 26 का रिवीजन टेस्ट पेपर रिलीज हो चुका है। सारे सब्जेक्ट्स का आईसीआई ने रिलीज कर दिया, उनके बीओएस के पोर्टल में आपको मिल जाएगा। एंड मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं आपके सामने आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पेपर 6 के आंसर्स को डिस्कस करने के लिए। और सिर्फ डिस्कशन नहीं करूंगा, मैंने एफएम के आपके प्रैक्टिकल एरिया के सारे आंसर्स रेडी करके हैंड रिटन तरीके से आपके लिए प्रेजेंट किया है, आपके लिए बनाया है। और अगर आपको ये आंसर्स चाहिए जो मैं अभी अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप क्विकली वहां से इसको डाउनलोड कर पाएंगे, वहां से एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है ना। नाउ गाइस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। 2 महीना से कम बाकी है अपने सितंबर एग्जाम में, एंड नाउ दिस इज द टाइम टू बकल अप एंड अपना बेस्ट देने का। ये सब टाइम में ना आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है एंड अपने आप को हमेशा कॉन्फिडेंट फील रखना है कि यस आई कैन डेफिनेटली डू इट। मैं चाहता हूं जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट करके जाए, आई विल डेफिनेटली पास इन CA इंटर September 26। आई विल डेफिनेटली पास इन CA इंटर September 26। मैं चाहता हूं आपका एक नीचे प्यारा सा मीठा मीठा सा कमेंट आ जाए, ताकि अपने भी एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर सके, एक वाइब क्रिएट हो और हम उसको अचीव कर लें। बोलते हैं ना कि जो अपने बोलते हैं, जो सोचते हैं, कितना बार सच हो जाता है। तो ये वही टाइम है जी। आप अपने एंड से अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। नीचे एक प्यारा कमेंट करके जाइए, मैं वो कमेंट्स पढ़ता हूं एंड मुझे भी बहुत पसंद आता है। एंड मैं सच बता रहा हूं, स्टूडेंट्स सही में उसको अप्रिशिएट करते हैं कि सर जो हमने मैनिफेस्ट किया था ना, जब वो अचीव होता है तो जो सुकून एंड जो सेटिस्फैक्शन फील होता है ना सर, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो उसी पॉजिटिविटी के संग चलिए आज की इस क्लास को, आज के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। क्विकली मेरे संग संग देख लेना। हमें पता है कि हमारा 30 मार्क्स का वेटेज एमसीक्यू में रहेगा, एंड उसमें भी मुझे मालूम है कि मेरा एफएम में 15 मार्क्स, एसएम में 15 मार्क्स आएगा। और आउट ऑफ ईच ऑफ दिस 15, 10 मार्क्स का केस बेस्ड एमसीक्यू आएगा। हमेशा मैं जब केस बेस्ड एमसीक्यूज आप लोगों को करवाता हूं तो बोलता हूं कि घबराना मत, कि एफएम में अगर बेसिक टाइम लगता भी है, एसएम वाला जो एरिया है वो आपका टाइम सेव कर लेगा। उसमें इफ यू नो द आंसर, यू नो द आंसर, देयर इज नथिंग एल्स। उसमें कोई और तीसरा ऑप्शन ही नहीं है, या तो आता है या तो नहीं आता है। एफएम में आपको सॉल्व करना है, दिमाग लगाना है, सोचना है, याद करना है, बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है ना। तो घबराना मत कि आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, कम टाइम लग रहा है। मैं बता दूं, आपका पेपर कंप्लीट होगा अगर आपने स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन की है तो। एफएम में एमसीक्यू स्टार्ट करने के लिए या एसएम में एमसीक्यू स्टार्ट करने के लिए हमेशा आप सबसे पहले क्वेश्चन में क्या मांगा है वो देखेंगे। सीधा नीचे आ जाएंगे एंड क्वेश्चन में क्या मांगा है वो देखेंगे, एंड देन जाके केस स्टडी पे ढूंढेंगे एंड पढ़ेंगे। कोई नीड नहीं है स्टार्टिंग से केस स्टडी बैठ के पूरा कहानी पढ़ना स्टार्ट करना। क्या काम है, कौन सा सीए रखा उसका नाम से क्या करेंगे अपने? ऐसा कोई सीए एग्जिस्ट भी नहीं करता होगा, तो कोई फायदा नहीं है ना। सीधे काम की बात करो। आओ भैया बताओ मुझे काम की बात क्या है। मेरा काम की बात है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से मेरा क्वेश्चन है, यानी मुझे समझ में आ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर से ये क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मुझे को आगे भी देख लेना है कि हाँ सारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर से है, तो अकॉर्डिंगली मेरा दिमाग वैसा सोचना चालू करेगा एंड मैं सम कर पाऊंगा। तो आपको सिंपल क्वेश्चन है, पहला वाला स्टार्ट करेंगे कि केई निकाल के दे अंडर द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब कुछ ना कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, आपको कुछ ना कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है आपका, 30 करोड़ का इक्विटी शेयर कैपिटल है। ओ माय गॉड, बिग अमाउंट। फिर आपको 11.5 प्रेफरेंस, 10% डिबेंचर्स, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, सब कुछ दे दिया। आगे आपको बहुत सारा और इंफॉर्मेशन दे रहा है। लास्ट में आपको बोल रहा है कि भैया कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करके दे। आपको लास्ट में बोल रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करके दे। तो स्टार्ट करिए करना मेरे संग संग। देखो कैसे स्टार्ट करोगे। मैंने ना ट्राई किया आपके लिए सारे फॉर्मूलाज भी लिख देने के लिए, एंड फॉर्मूलाज को हम ग्रीन से मार्क कर रहे हैं, आपके स्टेप्स को ब्लू से मार्क कर रहे हैं, आपको फाइनल आंसर को रेड से मार्क कर रहे हैं। तो पूरा प्रॉपर कलर कोडिंग के संग अपने आगे बढ़ रहे हैं, अपने प्रॉपर कलर कोडिंग के संग आगे बढ़ेंगे। ब्लैक से हेडिंग वेडिंग कर देते हैं ताकि ठीक है अपना हेडिंग वेडिंग ब्लैक से हो जाए। नाउ वी नो गॉर्डन मॉडल के हिसाब से KE इज इक्वल्स टू व्हाट, KE इज इक्वल्स टू D1 बाई P0 प्लस G। ठीक है, फास्ट फास्ट करते हैं, अपने को टाइम भी बचाना है, सारी चीजों को समझना है। एक चीज और बोलूंगा, आरटीपी के ना ब्लैंक एकदम आंसर्स देखना स्टार्ट मत कर दीजिए वीडियो को। द बेस्ट वे इज टू यू फर्स्ट सॉल्व द क्वेश्चन, वेर एवर यू गेट स्टक, जस्ट ओपन दिस वीडियो एंड वॉच दैट पार्ट।
देयर इज नो यूज वॉचिंग द एंटायर वीडियो, आपको बेनिफिट नहीं होगा उससे। मैं तो खुद ये वीडियो बना रहा हूं, मैं खुद बोल रहा हूं कि अगर आपसे हो कि नहीं देखने से काम चल जाए तो बेस्ट है। आरटीपी पूरा खुद से सॉल्व हो जाए, आंसर तो दिए हुए हैं, वीडियो ही मत देखो, सबसे बेस्ट तो वही है। फिर भी कहीं ना कहीं हमारे से मिस्टेक होती है, हम स्टूडेंट हैं, हम लर्न कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो आके आप वो पॉइंट देखिए, वीडियो बंद करिए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। चलो नाउ d1/p0 प्लस जी, तो पता है मेरे को गॉर्डन मॉडल के हिसाब से के ही निकलता है। नाउ व्हाट इज d1, व्हाट इज p0, प्लॉट इज ग्रोथ रेट। आओ देखेंगे क्वेश्चन में ढूंढेंगे, सब चीज डेटा सजा के देगा, पता है मजे की बात ये है, सब चीज सजा के देगा आपको ना, कोई भी वर्किंग कैपिटल या फिर कैपेक्स से नहीं दिया है, सिंपल से कॉस्ट ऑफ कैपिटल से दे दिया क्वेश्चन। नाउ आपको दे दिया इक्विटी शेयर्स आर करंटली कोटेड, आपको P0 दे दिया राजा, P0 दे दिया इजीली, आज का करंट मार्केट प्राइस दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट डिविडेंड D1 दे दिया आपको, देखो एक्सपेक्ट्स टू पे अ डिविडेंड, कभी भी बोले डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड टू बी पेड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ये सब चीज ना D1 होते हैं। आपको करंट डिविडेंड, डिविडेंड ऑलरेडी पेड, डिविडेंड पेड लास्ट ईयर, डिविडेंड पेज, अगर ऐसा कंटिन्यूअस टेंस में बोल दे तो ये सब D0 होंगे, ठीक है। नाउ एंड द डिविडेंड इसका ग्रोथ रेट दे दिया 5%, मेरे को सारा डेटा मिल गया राजा, सारा डेटा मिल गया, पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा 10% का, आंसर आ जाएगा 10%। अब आप लोग मार्किंग कर लीजिएगा, मैं मार्किंग नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट में आएंगे, नेक्स्ट क्या बोलता है पार्ट 2, व्हाट विल बी द एग्जिस्टिंग WACC ऑफ द कंपनी, हमेशा वर्ड पे ध्यान दिया जाएगा, एग्जिस्टिंग वर्ड यूज कर रहा है, ठीक है ना। अभी का आपका जो भी कैप स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो भी बुक वैल्यूज के हिसाब से दिया हुआ है, उसको लीजिए एंड सॉल्व करते हुए आगे बढ़िए। तो मेरे को मालूम है WACC का टेबल बनेगा, यहां पे मैं क्या बनाऊंगा, WACC का टेबल बना लेता हूं। हाँ सर, WACC का टेबल बना लीजिए, सिंपल सा। नाउ इसमें इक्विटी आपको सब चीज ना बुक वैल्यूज पे लेने हैं, सब चीज बुक वैल्यूज पे लेने हैं, कोई भी चीज आपको अलग से ढूंढना नहीं है। ये आपके वेट हो जाते हैं एंड ये आपके सारे कॉस्ट इंडिविजुअल, और ये WACC, ये WACC का कॉलम। इक्विटी प्रेफरेंस डेट, ये तीन कहां से आया, तो ये तीन अपने को हमारे क्वेश्चन में इक्विटी प्रेफरेंस एंड डेट दिया हुआ है क्वेश्चन वाले ने, ठीक है। उसको पुट करेंगे, वेट्स निकालेंगे, इंडिविजुअल सबका कॉस्ट चाहिए, इक्विटी का तभी हमने जस्ट निकाला 10% ऊपर से, बाकी का कहां से आएगा, तो अपने को कोई डेटा ही नहीं दिया है, अपने को कोई डेटा ही नहीं दिया क्वेश्चन वाला, देख रहे हो। एडिशनल डेट की बात चालू कर दिया है, उसके बाद रिवाइज फाइनेंशिंग प्लान, एक्सपेक्टेड डिविडेंड की बात आ रहा है, मतलब प्रेफरेंस का कोई डेटा है ही नहीं। इफ प्रेफरेंस का कोई डेटा प्रेजेंट नहीं है क्वेश्चन में, ऑब्वियसली जो प्रेफरेंस डिविडेंड है, आई विल कंज्यूम इट, आई विल अज्यूम इट टू बी एज माई KP, आई विल अज्यूम इट टू बी एज माई KP। तो मैंने KP को वही 11.5% ले लिया। डिबेंचर के लिए क्या करेंगे, जो 10% का डिबेंचर है यही लेंगे, लेकिन 1 - टैक्स रेट करना मत भूलना। हड़बड़ में क्या होता है, हड़बड़ में हम 10% से सॉल्व कर देते हैं। आपकी क्या मिस्टेक्स होती है ना, मैं चाहता हूं उसको भी इसी वीडियो में एड्रेस करते हुए चलूं। आपकी मिस्टेक्स क्या होती है वो भी एड्रेस कर देंगे, ताकि आपको ध्यान रहे, मिस्टेक आपको समझ में आ जाए। हड़बड़ में हम क्या करते हैं, ये जो 10% वाला चीज है ना, ये जो 10% वाला चीज है उसको एज इट इज ले लेंगे, तो ये गलती हो जाती है, हमें लगता है इंस्टीट्यूट का आंसर रॉन्ग है, हमें मार्क्स नहीं देता है, वगैरह वगैरह चालू हो जाता है, समझ रहे हो। डन, ठीक है जी। तो अपने ने इसको सबको ले लिया एंड आंसर टनाटन मेरा आ जाएगा 9.43%। नेक्स्ट आपको लास्ट, सेकंड लास्ट नहीं, थर्ड लास्ट आया था, पार्ट 3 में बोल रहा है के निकाल के दे आफ्टर रेजिंग एडिशनल डेट। तो डेट लेने के बाद का के फिर से पूछ रहा है, तो डेट लेने की कहानी यहां से शुरू होती है। डेट लेने की कहानी आपने अगर ध्यान दिया तो मैंने पहले 2 पैराग्राफ्स को पूरा इग्नोर ही कर दिया। FM का एग्जाम है जी, FM में जहां नंबर्स वो मेरे काम की बात, जहां नंबर्स नहीं है वो मेरी काम की बात नहीं, वो टाइम पास कर रहा है आपसे, तो ये सारा स्टोरी अपने कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। आगे आएंगे। अब एडिशनल डेट, एडिशनल डेट में क्या बोलता है देखते हैं। एडिशनल डेट दे दिया, उसके बाद बोल रहा है के ही निकाल के दे, ठीक है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड आपको नया दे दिया 20, D1 आ गया। नया ग्रोथ रेट आपका सेम है, चलो अनचेंज्ड है, वो तो 5% है, और आपका शेयर का प्राइस, मार्केट प्राइस 250 हो गया, तो सारा डेटा दे दिया डायरेक्टली। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्या देगा, अरे इससे इजी देने के लिए क्या बचा बताओ। आपको तो थैंकफुल होना चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो भैया थैंक यू ICI कि हमें इतना इजी क्वेश्चन दे दिया। मैं सच्ची बता रहा हूं आपको, इतना इजी एग्जाम में एक्सपेक्ट मत करिएगा, एग्जाम में इससे ज्यादा अच्छा लेवल आने का चांस है। इवन पिछले कोई भी एग्जाम में आप उठा के देख लीजिए, आपको अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जनवरी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो हाँ यार, स्टैंडर्ड का पूछता है वो लोग, ठीक है।
आपका सेकंड लास्ट पार्ट क्या है जी? अब सेकंड लास्ट पार्ट बोलता है कि मेरे को निकाल के दे व्हाट विल बी द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ न्यूली इशूड डिबेंचर्स। अब आपको बोल रहा है कि मेरा न्यूली इशूड डिबेंचर्स के लिए केडी निकालिए, नया इशू ऑफ डिबेंचर्स का केडी निकालिए। तो जी मेरे को पता है कि 12% पे मेरा डिवेंचर इशू हुआ है, 12% का इंटरेस्ट पे। मैं इस पे 1 माइनस टैक्स सेट करूंगा, आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया 13%। उसके बाद लास्ट पार्ट में क्या है? लास्ट पार्ट में बोल रहे हैं, इजी लगा तो बोल रहा है रिवाइज डब्ल्यूएसीसी निकाल दे। रिवाइज डब्ल्यूएसीसी निकाल दो। आपको रिवाइज डब्ल्यूएसीसी निकालने बोला है तो निकालिए। रिवाइज डब्ल्यूएसीसी का टेबल बनाइए और सॉल्व कर लीजिए, और इजीली इसको सॉल्व कर लीजिए। समझ गया सर? देखो एक बार, इक्विटी कितना है? इक्विटी 3000 है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। प्रेफरेंस 600 है। ओल्ड डेट आएगा 1000 का और न्यू डेट आएगा 500 का। दोनों को मर्ज करके 1500 लेके नया केडी के संग मत करके आना। पुराना केडी पुराना डेट के संग रहेगा। पुरानी हरकतें पुरानी आदतें चेंज नहीं होंगी, वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। जब नया आएगा तो वो नया के संग जुड़ेगा जी। समझ में आया? तो न्यू डेट आ गया मेरा। तो न्यू डेट 7.8% के हिसाब से आप सॉल्व करिए। आंसर 11.04% के लगभग आएगा। ठीक है, तो सारे मेरे एमसीक्यू सॉल्व हो गए केस बेस्ड वाले। अब क्या बोलता है इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज, देख लो क्विकली। अरे इजी लगा तो? कैसा लग रहा है अपना एक्सपीरियंस? अपना कमेंट करके नीचे बताएंगे प्लीज, ठीक है ना? कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, वीडियो कैसा लगा, तो नीचे कमेंट करेंगे। एक लाइक जरूर करेंगे जब भी वीडियो को पसंद आए। एंड अपने किसी एक फ्रेंड के संग मिनिमम शेयर करिएगा ताकि उसको भी इस आरटीपी के संग बेनिफिट हो सके, साथ में आपकी पढ़ाई कलेक्टिवली अच्छी से हो जाए, ठीक है ना? टोटल एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज ऑफ मंजू लिमिटेड are 50 lakhs and 10 lakhs respectively. ROC is 15%. Measure of operating risk is at 3.5. What is this? I did not understand. What is this? मेरे को नहीं समझा। PV ratio is 70%. Calculate sales. क्या हुआ ये भैया, हमको बताइए ना। ऑपरेटिंग रिस्क क्या हुआ? तो राजा, मैंने आपको बहुत बार बोला कि जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज होता है, इसका काम ही यही है कि भैया वो ऑपरेटिंग रिस्क को क्या करता है? मेजर करता है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क को, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज मेरे ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करता है, ठीक है? पीवी रेशियो 70% दे दिया। कैलकुलेट करने बोल रहा है सेल्स। कैसे करोगे? कैसे करोगे? बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से डेटा को देखना है। डेटा में आपको टोटल एसेट्स करेंट लायबिलिटीज दे दिया, आरओसीई दे दिया, आपको डीओएल दे दिया, पीवी रेशियो दे दिया, बोल रहा कैलकुलेट सेल्स। सोचो एक सेकेंड, दिस इज रियली अ सिंपल एंड इजी क्वेश्चन जो आपको कैलकुलेटर में ही, टन कैलकुलेटर में मारेंगे ना तो ही सॉल्व हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन ये होना चाहिए। फटाफट देखो क्या करोगे, इधर आ जाओ। आपको आरओसी 15% दे दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा 50 माइनस 10 40 लाख। देखो 50 लाख का टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स को मैं मान लूंगा टोटल लायबिलिटीज ऑल्सो, टोटल एसेट्स को मैं मान लूंगा टोटल लायबिलिटीज ऑल्सो। क्या बात बोला, ओहो, टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज दोनों तो सेम होता है ना जी। यस, जैसे ही मेरे को मिल गया टोटल लायबिलिटीज, अगर मैं इसमें से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दूं तो मेरे नॉन करंट लायबिलिटीज यानी मेरे कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे को मिल जाएंगे। मेरे को 15% का आरओसीई दिया हुआ था, तो 40 इंटू 15% करूंगा तो 6 लाख का मेरा ईबीआईटी आ जाएगा। 6 लाख का ईबीआईटी आ जाएगा। डॉल दिया हुआ, दैट इज कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, दैट इज हाउ मच, दैट इज 3.5। और ये ईबीआईटी कितना, 6 लाख का, तो 6 इंटू 3.5 करिए तो ये आ जाएगा 21 लैक्स। ये आ जाएगा 21 लैक्स का कंट्रीब्यूशन। नाउ कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इज पीवी रेशियो जो आते हैं 70%, तो इसको डिवाइड कर दीजिए 70% से, तो आंसर 30 लैक्स आ जाएगा। अच्छा, अच्छा था ना क्वेश्चन? तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन। दिस इज रियली गुड क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है? स्ट्रक्चरली चलते रहना एक बाय एक करके, ठीक है? कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 40 लाख का, आरओसी 6 लाख का, डॉल आ गया 21 लाख, डॉल को यूज करके कंट्रीब्यूशन आ गया 21 लाख का, पीवी रेशियो 70% गिवन है, आंसर 30 लैक्स। डन। नजर से घुमा लो, नजर से घुमा लो। ये पीडीएफ अगर चाहिए तो ये पीडीएफ तो मैं आपको दे ही रहा हूं, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा उसका, वहां से आप एक्सेस करिएगा, ठीक है? डन, आगे बढ़ते हैं। लास्ट आपका क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट एमसीक्यू का, उसको भी सल्टा लो।
ओपनिंग स्टॉक दिया 3,20,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया 4,80,000, सेल्स दिया 18 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऑफ सेल्स, एवरेज अकाउंट्स पेबल 1,20,000। बोल रहा है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकालो। होता क्या है? नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज अकाउंट पेबल, है ना। तो ये तो मेरे को 1,20,000 का फिगर दे दिया। आई जस्ट वॉन्ट द न्यूमरेटर, नेट क्रेडिट परचेजेस। आई नो दैट ओपनिंग स्टॉक plus purchase, and if there is no question given, no data given, then I will assume that every purchase is a credit purchase, every sale is a credit sale, ठीक है ना। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अल्टीमेटली ये होगा क्या? ये होगा सेल्स। अब इसको सॉल्व करके मेरे को परचेज मिल जाएगा। ये डेटा है, ये डेटा है, ये डेटा है। परचेज मिलते ही मैं उसको यहाँ पुट करूंगा, डिवाइड 1,20,000 से करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। डन है, समझा? हाँ बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ बोलना पड़ेगा, मुझे नीचे कमेंट दिखने चाहिए बहुत सारे आपके। एकदम मस्त सेशन बनाते हैं इसको आगे के, और आपके वीडियोस आने वाले इसी चैनल में। सीए रिलेटेड इतने बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ मिलने वाला है ना कि आप बोलोगे सर मजा ही आ गया। सच्ची बता रहा हूं, बने रहना है चैनल के संग, बस आ जाइए। देखो देखो जी, फॉर्मूला लिखोगे ग्रीन से, मैंने लिखा है COGS आ गया। अच्छा, दैट इज इक्वल टू COGS करके हम इसको लेके आ जाएंगे परचेजेस के लिए। दैट इज इक्वल टू COGS मान लेंगे, सेल्स नहीं मानेंगे, COGS मान लेंगे एंड अपने उसको वहां से सॉल्व कर लेंगे जी। सेल्स नहीं मान के COGS मान के सॉल्व करेंगे। COGS मिल गया 12,60,000 का। नाउ आई हैव COGS, आई हैव माई I will use this to calculate my what to calculate my purchases and then I will use it in the formula and solve हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इसीलिए दिया था, एक्चुअली मैंने इसको देखा नहीं था, बस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ था, इसीलिए आप इसको यूज कर लोगे तो आपको आराम से COGS मिल जाएगा। कैसे? सेल्स दिया हुआ है 18 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऑफ सेल्स, यानी COGS is 70%, COGS is 70%। तो COGS अगर मिल गया तो सबसे बेस्ट तो वही यूज करना है। मेरे से GP थोड़ा सा मिस हो गया था, कोई बात नहीं, ध्यान रखेंगे। ऐसा मिस आपको एग्जाम में नहीं करना है, ऐसा मिस आपको एग्जाम में नहीं करना है, इसलिए कभी कभी ऐसे करना पड़ता है, ठीक है ना। चलो आप मेरी बात ध्यान से सुनो। तो 70% मेरा आ जाएगा COGS ऑफ माई सेल्स। तो मेरा सेल्स दिया हुआ 18 लाख, उसका 70% करिए, COGS आ गया। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक गिव्स मी माई COGS, वो मेरा COGS होता है। डन। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 11.83 टाइम्स आ जाएगा। टन टना टन 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 टना टन टन टन। हमारा MCQ पोर्शन का डिस्कशन कंप्लीट होता है इन लेस देन 20 मिनट्स। आप खुद से करो तो लेस देन 10 मिनट्स में प्लीज टारगेट करके कंप्लीट करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द रेशियो। रेशियो से आपको एक क्वेश्चन RTP में दिया है। RTP का फ्लो पता अपने को कि हर बार आपको चैप्टर का नाम एंड देन उसका क्वेश्चन दे देता है। तो कितना बार होता है ना, जैसे मॉक टेस्ट पेपर में होगा आपके संग कि चैप्टर ही समझ नहीं आता बच्चों को, तो यहां पे कम से कम वो दिक्कत आपको नहीं आएगी, चैप्टर आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ASD लिमिटेड दिया हुआ है फॉर 31 मार्च 26। क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्विकली देख लो। यहां पे आपको नीड नहीं है इसका, छोड़ दो, आ जाओ यहां देखो। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 8% ऑफ सेल्स, रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, GP, डेट कलेक्शन पीरियड, करंट रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टू करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स टू सेल्स, लॉन्ग टर्म लोन टू करंट लायबिलिटी, कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस का भी आपको कैपिटल रिजर्व्स टू सरप्लस, कैपिटल टू रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको 1:4 ये भी दे दिया। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन वाला दे रहा है, ठीक है ना। इतने सारे इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन वाला दे रहा है। बोला है भैया प्रिपेयर करने के लिए PL ऑफ ASD इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। ओ फॉर्मेट दे रहा है, हाँ फॉर्मेट आपको क्वेश्चन वाला दे रहा है, बस इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, इसका फिल इन द ब्लैंक्स करना है। मजे की बात है बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट दिया है एंड इसी में आपका फिगर है। ये फिगर के बिना ये क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज मैंने आपको हमेशा सिखाया रेशियो क्या होता है, एक फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज अ रेशियो, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज अल्टीमेटली अ रेशियो। सो आई नीड टू थिंग्स, आइदर आई नीड द न्यूमरेटर and the ratio to calculate the denominator, or I need denominator and ratio to calculate the numerator, or I need the numerator and denominator to calculate the ratio। इन तीनों में से अपने को कोई दो चीज मिल जाए तो मैं तीसरा चीज निकाल लूंगा। तो राजा इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ रेशियोज भर भर के दे दिए हैं, आपको और कुछ दिया ही नहीं है।
आपको इस क्वेश्चन में देखोगे 8%, 20%, 10%, 3 मंथ, 6%, 15%, 2 मंथ्स, और यहां पे रेशियोज। अरे फिगर कहाँ है जी? तो फिगर आप ढूंढोगे तो आपको यहां पे मिलेगा। इसीलिए रेशियो का क्वेश्चन को बोलते हैं कि पूरा स्टार्टिंग से एंड तक अच्छे से पढ़ा करिए, उसके बाद स्टार्ट करिए। कहा क्या पता कब कौन सा हिंट छुपा हुआ हो। ठीक है, नाउ व्हाट टू डू। मेरे को फिगर जैसे मिल गया ना, वो भी फिक्स्ड एसेट्स का, तो मैंने पढ़ते समय देखा था बहुत चीज तो फिक्स्ड एसेट्स के थ्रू निकल जाएगा। खास बात है, हमेशा रेशियो में टारगेट करेंगे सेल्स ढूंढने का, और सेल्स ढूंढने का सीधा सीधा रास्ता आपको सामने से वो दे दिया, फिक्स्ड एसेट्स टू सेल्स। इसको यूज करके सेल्स मिल जाता तो मेरा क्वेश्चन चारों तरफ से खुल जाता है। सेल्स मिलने से मेरे को ना बहुत इजी फील होता है। अब मेरा कुछ भी निकाल लूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लूंगा, नेट प्रॉफिट निकाल लूंगा। अब मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया 15%, तो सीओजीएस क्या हो जाएगा मेरा 85%, तो मैं सीओजीएस निकाल लूंगा, रॉ मटेरियल मिल जाएगा, मेरा हर चीज अब निकाल लूंगा। रेशियो के क्वेश्चन इज लाइक अ ट्रेजर हंट, इज लाइक अ ट्रेजर हंट। आपका एक दरवाजा खुलने से अपने आप आगे के दरवाजे खुलने चालू हो जाते हैं। तो ये इतना सिंपल रेशियो का टॉपिक है मेरा, ठीक है। आ जाओ देखो कैसे करोगे। मैंने क्या किया आपके लिए, वर्किंग नोट्स में सीधा स्टार्ट किया। फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है 1,30,00,000 का, 1,30,00,000 का आपके एफए दिए हुए हैं, आपके फिक्स्ड एसेट्स दिए हुए आपको है। सेल्स मिल जाएगा सबसे पहले, तो सेल्स मिल जाएगा सबसे पहले। तो कैसे सेल्स, मेरे को क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स टू सेल्स इज 1:3। मतलब अगर एफए बाई सेल्स है 1/3, तो सेल हो गया कितना, एफए इंटू 3। सेल हो गया एफए इंटू 3, इजी, डन। उसके बाद सेल हो गया, नेट प्रॉफिट कितना आएगा, नेट प्रॉफिट 3,90,00,000 इंटू 8%। आपको क्वेश्चन में सारा डेटा ना डायरेक्ट दिया हुआ है, इस पर टाइम नहीं लगाएंगे, आई नो आप उसको कर लोगे। रेशियो का क्वेश्चन बहुत इजी था ये। जितना ज्यादा डिटेल्स और डेटा देते ना क्वेश्चन में, उल्टा रेशियो क्वेश्चन को इजी बनाता है वो सब। क्वेश्चन में जितना डेटा हो ना, वो आपके रेशियो के क्वेश्चन को और इजी बनाएगा, टफ नहीं बनाएगा। आपको इजीली आपको हिंट्स मिल रहे हैं ना, और डन। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। उसके बाद सीओजीएस पता ही है, 1 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सीओजीएस आ जाएगा, सीओजीएस यूज करते रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड डायरेक्ट वेजेस तक निकाल लोगे, जैसा मैंने आपको बोला। ये होने के बाद आप नीचे आओगे और बैलेंस शीट वाले पोर्शन पे थोड़ा फोकस करते हैं। तो मैंने वर्किंग नोट चेंज कर दिया बैलेंस शीट के रेशियोज के लिए, एंड वहां पे मैंने करंट एसेट्स को निकाल लिया, यूज करके करंट एसेट्स को निकाल लिया। करंट रेशियो मेरे को क्वेश्चन वाला दे रहा था ना, क्या दे रहा था देख लो। करंट रेशियो मेरे को क्वेश्चन वाला अच्छे से दे रहा है, तो मेरे को करंट रेशियो दिया हुआ है अगर, तो मैंने उसको यूज किया करंट एसेट्स निकालने के लिए। उसके बाद यहाँ पे और एक डेटा दिया हुआ है, एक सेकंड रुको। तो करंट, हाँ ये रहा, फिक्स्ड एसेट्स टू करंट एसेट्स दिया हुआ है, इसको यूज करके मैंने करंट एसेट्स निकाल लिया। फिर करंट एसेट्स को यूज करके मैं करंट लायबिलिटी वगैरह भी निकाल लूंगा, उसको यूज करके मैं करंट लायबिलिटी वगैरह भी निकाल लूंगा। आराम से देखो क्वेश्चन का फ्लो। इसलिए मैंने बोला आप खुद से करके आओगे ना, तो आपको ज्यादा बेहतर बैठेगा फ्लो। वरना क्या है कि हो सकता है कोई चीज 2 बार बैक करके सुनना पड़े, ध्यान और देना पड़ेगा। तो खुद से करके आओ ना, तो कॉन्फिडेंस बनेगा कि मेरा राइट हुआ कि रॉन्ग हुआ, प्रेजेंटेशन सही हुआ कि नहीं हुआ, सर जैसा बोल रहे वैसा मैंने सोचा कि नहीं सोचा। ये बेनिफिट है, इसीलिए बनाते हैं ये वीडियो, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म लोन मेरा निकल जाएगा 2 इंटू 55 लाख करने से 1,10,00,000, 2 इंटू 55 लाख करने से मेरा 1,10,00,000 का अब लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा। करेंट लायबिलिटी आ गया था अगर 55 लाख, तो ईजी है। अब देखो ये रहा, ये रेशियो को यूज करूंगा। हमेशा एग्जाम में जो रेशियो यूज हो जाए ना, टिक मार लेंगे। टिक मार लेंगे तो क्या आपको पता है, ये सब मैंने यूज कर लिया, नेट प्रॉफिट, जीपी, फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट वेजेस, ये सब मैंने को यूज कर लिया, ठीक है। अब बचा था कैपिटल टू रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसको यूज करोगे तो मिल जाएगा। कितना मिलेगा मेरा 75 लाख का टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस मिल गया। अब मेरे को कैपिटल टू रिजर्व्स का मेरे को फॉर्मूला दिया हुआ है, या रेशियो दिया हुआ है रादर, 1:4, उसको यूज करोगे कैपिटल मिल जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस मिल जाएगा। डेटर्स के लिए आपको डेटर का कलेक्शन पीरियड वगैरह कुछ दिया हुआ था ना, देखो डेट कलेक्शन पीरियड, इसका मतलब ना सिंपली डेटर ही है, इसका मतलब डेटर ही है, ठीक है। डेट कलेक्शन पीरियड यहाँ पे डेटर बोलना चाहता है अगला, ठीक है। आरएम स्टॉक, एफजी स्टॉक, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट है, आप उसको पुट करिए मिल जाएगा। अब कुछ नहीं है, सारे रेशियोज मिल गए। पीएल स्टेटमेंट में सबको अप्लाई करवाना है, पीएल स्टेटमेंट में सबको ढाल देना है बस, एंड आपका पीएल कंप्लीट, आपका पीएल कंप्लीट। टोटलिंग वगैरह आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पे भी टोटलिंग वगैरह आप लोग इजीली कर लीजिएगा,
ठीक है सर, समझ गया। हाँ, अब हम कर लेंगे सर। बैलेंस शीट बना लेना, बैलेंस शीट सिंपल सा है, सारा चीज़ निकाल दिया मैंने आपके लिए। तो अब बस पुट करना है, बस पुट करना है। ये गिवन है, ये निकल गया, ये निकल गया, ये मेरा निकल गया, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। मेरे को पता है कि मेरा शेयर कैपिटल रिजर्व्स निकल गया, लॉन्ग टर्म लोन निकल गया, करंट लायबिलिटी निकल गया, 2 करोड़ 40 लाख का आना चाहिए, 2 करोड़ 40 लाख का आना चाहिए। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा मैं लेवरेजेस का आपके साथ। लेवरेजेस का क्वेश्चन स्टार्ट करने का मुझे इजाजत देंगे आप लोग? क्या बोलता है क्वेश्चन? बहुत इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वाह वाह, क्या क्या दे दिया सर। अनिर्बन लिमिटेड बोल रहा है, दैट इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंगेज इन प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स फॉर वेरियस इंजीनियरिंग गुड्स। बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। काम के बाद कहाँ है ये रहा। कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको अनिर्बन लिमिटेड का यहाँ पे, और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उससे अपने को बस मतलब है। अपना क्या कैप स्ट्रक्चर है एंड क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन है, नंबर्स बताना भाई। प्रैक्टिकल एग्जाम देने बैठा हूं, मेरे को नंबर्स थ्रो कर मेरे ऊपर, मेरे को इतना इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। अनिर्बन लिमिटेड क्या करता है उससे मैं क्या करूं? द कंपनी रिपोर्टेड अ पैट ऑफ ₹280,000 ड्यूरिंग द ईयर। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया। क्या मैंने आपको हमेशा बोला, ऐसे बोलता हूं, मैंने आपको हमेशा बोला था कि लेवरेजेस का जब भी क्वेश्चन आएगा, ट्राई टू मेक द इनकम स्टेटमेंट, ट्राई टू मेक द इनकम स्टेटमेंट। इफ आई कुड मेक दिस इनकम स्टेटमेंट इन अ वर्किंग नोट एज आई हैव डन दिस, if I could make this income statement in a working note, then half my problem is solved there and then. मैं half the problem is solved then and there. Why? Because income statement बनने से मेरे को रेशियो लेवरेजेस के सारे डेटा मिल जाते हैं। फिर चाहे मेरे को अब लेवरेज कैलकुलेट करने बोले, ईपीएस निकालने बोले, कुछ भी हो, तो मेरा एक फ्लो में एक स्ट्रक्चर तरीके से बन जाएगा क्वेश्चन। डन है। तो पैट दे दिया, तो मैं पैट से स्टार्ट करूंगा। मजे की बात है, टैक्स से दे दिया तो मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे को क्या, पैट से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 70% को, पैट से मैं 70% को डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा जी? तो मेरे को मिल जाएगा 4 लाख का ईबीटी। ओ 4 लाख का ईबीटी मिल जाएगा। अब आपको टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आर इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी बोल रहा है। आपका ईबीआईटी जो भी होगा, ईबीआईटी जो भी होगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा पहले तो, चलो इंटरेस्ट भी निकल जाएगा इससे। 12% ऑफ 7,84,000 का इंटरेस्ट, मतलब ईबीआईटी क्या हुआ? ईबीआईटी हुआ 4,84,000 का ईबीआईटी हो गया। ईबीआईटी 4,84,000 जैसे ही मिलता है, इसको यूज करके मैं क्या कर सकता हूं? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल सकता हूं इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो मेरे सारे खर्चे मिल गए। आ जाओ अब देखो। अच्छा, तो मैं कंट्रीब्यूशन तक अपना इनकम स्टेटमेंट आराम से बना लूंगा। देख लो, 4,84,000 पे इंटू 1.5 करो तो 7,26,000 होता है। That is all your expenses. The question has given it to you. Now I will add these two to get my contribution. कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अगर ईबीआईटी होता है तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस ईबीआईटी। याद रहेगा हमेशा। याद क्या रखना है यार, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाओगे, इतना बेसिक्स आपको अभी तक फिंगर टिप्स में होने चाहिए। नहीं है तो प्लीज थोड़ा सा मेहनत और करेंगे अब, बिकॉज ये सारी चीजें अब आपको मालूम होनी चाहिए, आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। अपने एग्जाम के बहुत करीब खड़े हैं अब, और अगर आपका एग्जाम बाद में है, कोई एग्जाम जनवरी में दे रहा है या मई में देने वाला है और वीडियो देख रहा है, तो आप लोग भी अपने टाइम के हिसाब से प्लानिंग करके रखेंगे कि 2 महीना पहले सारा सिलेबस हो जाए एंड मैं नेक्स्ट 2 मंथ्स पूरा सेल्फ स्टडी, रिवीजन, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजों को दे पाऊं। ठीक, उसके बाद देखो इनकम स्टेटमेंट बन जाएगा, फिर तो कोई खास बात है ही नहीं ना। पैट के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड को भी माइनस कर दीजिएगा 10% के हिसाब से 50,000 का, 10% के हिसाब से 50,000 का। तो मेरा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर माय इक्विटी शेयर होल्डर्स यानी आफेश मिल जाएगा 2,30,000 का। नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो, आपका ईपीएस आ गया। राजा क्वेश्चन मांग क्या रहा था? क्वेश्चन मांग था ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज, प्रेफरेंस डिविडेंड इक्विटी कवरेज रेशियो, अर्निंग्स यील्ड, पी रेशियो, सारे वर्किंग्स आपको दिखाने नीटली बोला है। नेसेसरी वर्किंग्स आपको दिखाने क्लियरली बोला है। तो डॉल का पहले फॉर्मूला आ गया, डीएफएल का पहले फॉर्मूला आ गया। मैंने देखो रेशियो के आपके लिए फॉर्मूला को क्या कर दिया, आपके फॉर्मूलाज को मैंने ग्रीन में लिख दिया। क्या हुआ जी? ग्रीन ग्रीन ग्रीन।
अरे ग्रीन हो गया। चलो ये मेरा आ गया, इसको सॉल्व कर लोगे आपको ये दोनों मिल जाएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, कोई भी चीज अगर मान लो ये मेरा मोबाइल है, ये यहाँ पे आ गया, तो मेरा इस फिस्ट को कवर कौन कर रहा है? मेरा मोबाइल। तो वैसे ही आपको इनकम स्टेटमेंट को देखना है, एंड आपको दिख रहा है कि आपका प्रेफरेंस डिविडेंड को कवर कौन कर रहा है? आपका पैट कर रहा है, आपका पैट कर रहा है। तो पैट बाय प्रेफरेंस डिविडेंड कर दूंगा मैं, पैट बाय प्रेफरेंस डिविडेंड कर दूंगा, तो मेरा ये आ जाएगा, मेरा ये सॉल्व इजीली हो जाएगा। सिमिलरली इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, आफेश को डिवाइड कर दीजिए इक्विटी डिविडेंड से, आ गया। या उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, इक्विटी डिविडेंड राजा कोई बच्चा पूछ रहा है कैसे, तो 15% से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। ठीक है ना। चलो और बताओ और क्या है। अर्निंग्स यील्ड पी रेशियो, अब आपको ईपीएस एमपीएस का डेटा वगैरह, ईपीएस निकाल लिया, एमपीएस दिया हुआ है, और 1 बाय अर्निंग्स यील्ड अपने को मालूम है कि हमारा पी रेशियो होता है, या तो एमपीएस बाय एपीएस से करो या 1 बाय अर्निंग यील्ड से करो, बात तो वही है। तो एग्जैक्ट ऐसे प्रेजेंटेशन के संग विद द फॉर्मूलाज आपको एग्जाम में लिख के आने हैं। जितने भी हमने सर्टिफाइड कॉपीज, ऑल इंडिया रैंकर्स, इवन रैंक 1 के भी हमने सर्टिफाइड कॉपीज के एनालिसिस की थी ना, उसका वीडियो भी जब डाला था यूट्यूब में, तो हमने आपको बताया था कि आपको फॉर्मूला हमेशा लिखना है। वो भी लिखते थे, उनको अगर AIR आ सकता है, AIR 1 आ सकता है, तो हम भी लिखेंगे और हम भी AIR ही लाके दिखाएंगे। मैं आपको डीमोटिवेट करने ऐसा लाइन नहीं बोलूंगा कि भाई वो लिख सकते हैं तो हम क्यों नहीं लिख सकते, हम अलग थोड़ी ना है, हम भी AIR ला सकते हैं, ऐसा क्या बात है। तो मन में अपना वो होता ही नहीं है कॉन्फिडेंस, पता ये दिक्कत है। स्कूल में हमेशा अपने सोचते थे 80% 90% लाने का, सीए में आते अपने सोच ही रहे 40% 50% लाने का, तो साइकोलॉजिकल गैप आ गया अचानक से। कहां से आया आई डोंट नो, क्यों आया आई डोंट नो। तो ये गलत है, ये आपके संग नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो प्लीज थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे अपने आप पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6, एक इजीएस्ट चैप्टर। ऐसे तो सारे चैप्टर ही बहुत इजी हैं, लेकिन उसमें भी अगर मुझे कोई इजी चुनना पड़े तो मैं लेवरेज को, डिविडेंड डिसीजंस को चुनूंगा। बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन बनाया उसने, पता है ये क्वेश्चन इज रियली अ गुड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बार बार नहीं बनाता है। आपको हो सकता है कोई भी क्वेश्चन बैंक में मिले भी नहीं, आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है मिले नहीं, तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे। Stock of firms A, the stocks of firm A and B are considered to be equally risky. Investors expect the share of firm A, which does not intend to pay any dividend, to be worth ₹100 1 year from now. मतलब A के लिए बोल रहा है कि आज ईयर 0, फ्यूचर में ईयर 1, 1 साल बाद इसका प्राइस 100 रुपया होगा, 1 साल बाद इसका प्राइस 100 रुपया होने को है। बस यही है, रुक जाओ आगे। Similarly, investors expect a total payoff of ₹100 from the share of firm B after 1 year. बोल रहा B का भी 1 साल बाद 100 रुपया, ये क्या बात हुआ जी? B का भी 1 साल बाद 100 रुपया, ठीक है। अब B के लिए बोलता है लेकिन कि जो 100 रुपया है उसका ब्रेकअप क्या है? 100 रुपया का जो ब्रेकअप है वो क्या है? 10 रुपये का डिविडेंड और 90 रुपये का प्राइस। डिविडेंड 10 रुपये का और 90 रुपये का मेरा प्राइस हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 10 रुपीज का डिविडेंड मिल गया, 90 रुपए का शेयर प्राइस हो गया, तो अल्टीमेटली मेरा पे ऑफ क्या आ गया? 100 रुपीज का आ गया। बहुत बेसिक बातें चल रही हैं। डिविडेंड्स आर टैक्स्ड एट 25% व्हाइल कैपिटल गेन्स आर टैक्स्ड एट 12%। सेम चीज हमारे इंडिया में भी होता है, रेट थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन काम की बात देखो कि हमारा डिविडेंड का टैक्स बोल दिया उसने 25%, इसलिए मैंने बोला ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन बनाया सच्ची। Assuming that each stock is expected to provide a post-tax rate of return of 18% and that the radical position holds, determine the current market price of A and B. करोगे कैसे जी? करोगे कैसे जी? मेरे को बस ये बता दो, कोई करेगा कैसे इस क्वेश्चन को? A का आज का करंट मार्केट प्राइस क्या होना चाहिए? B का आज का करंट मार्केट प्राइस क्या होना चाहिए? ये बताइए। क्वेश्चन का जब मैं आंसर आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा ना, तब आपको लगेगा कि क्या इतना इजी था, और अभी आपका दिमाग नहीं चल रहा है। अभी इतने डेटा देख के, नयापन देख के, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन इजी भी होना बट नया होता है तो टफ लगने लग जाता है। ये सब ह्यूमन साइकोलॉजी या स्टूडेंट साइकोलॉजी बता रहा हूं आपके संग। इतने स्टूडेंट से मिलके बात करके आपको सब चीज का क्रक्स देना चाहते हैं। तो अब इसका तोड़ क्या है?
तोड़ है कि क्वेश्चन को ना अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे, जितना समझ में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप बनाते जाएंगे। तो पता है अगर फर्म ए फर्म बी दो फर्म है तो मैं एक बार फर्म ए को पकड़ता हूं और उसको सॉल्व करना चाहता हूं, फिर मैं सेम तरीके से अगर मैंने सक्सेसफुल रहा तो मैं फर्म बी कर लूंगा। ठीक है, तो आधा हो गया क्वेश्चन का डेटा। अब फर्म ए में आके अपने स्टार्ट करेंगे। अपने को पता है कि मेरा डिविडेंड तो है ही नहीं फर्म ए में, जो है मेरा सिर्फ कैपिटल गेन्स का टैक्स है जो कि 12% लगने वाला है, जो कि 12% लगने वाला है। आओ सबसे पहले फर्म ए में आएंगे। फर्म ए में आके आप बोलोगे आज का भैया करंट मार्केट प्राइस यानी सीएमपी को एक्स कर दे। सीएमपी को तो भैया तू एक्स ले ले। ठीक है, चलो एक्स ले लिया। कैपिटल गेन कितना आएगा? आज मैंने किसी स्टॉक को अगर 10 रुपए में खरीदा, फ्यूचर में वो 105 रुपए का हो जाता है एट द एंड ऑफ 1 ईयर, देन माई कैपिटल गेन इज ₹95। इनकम टैक्स में इतना तो बेसिक कर ही लिया आपने अभी तक, इनकम टैक्स देते हुए आ रहे हो ना ग्रुप 1 में, तो इतना तो कर ही चुके हो। पोस्ट टैक्स रिटर्न क्या आएगा? तो ये जो मेरा 95 आएगा, इस पे मैं क्या करूंगा, 1 माइनस टैक्स रेट को मल्टीप्लाई कर दूंगा टू कैलकुलेट माई पोस्ट टैक्स रिटर्न। एंड ये पोस्ट टैक्स रिटर्न आपको ये क्वेश्चन वाला 18% दे दिया। तो मतलब 0.88 इज व्हाट? 0.88 इज 1 माइनस 0.12। व्हाट इज 0.12? दिस वाज टी, द टैक्स रेट। So I will do 1 minus 0.12, that is 0.88, to make it post tax of which figure of this capital gain. This capital gain will become post tax. Now this is the total return which I have got. So in my example 5 रुपए का अगर 105 होता है तो 95 हुआ, तो ये 95 हुआ। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को अगर रिटर्न निकालना है, या एग्जाम्पल को थोड़ा सा प्रैक्टिकल ले, अगर 100 का आइटम 120 हुआ तो 20/100 करता हूं तो 20% आता है ना। ये वाला जो मेरा ओरिजिनल प्राइस था उसको तो मेरे को डिवाइड करना पड़ता है, तो वही मेरा ओरिजिनल करंट मार्केट प्राइस को मैंने डिवाइड किया टू कैलकुलेट दिस 18% का रिटर्न। ओ समझा, ये अच्छा क्वेश्चन था, मेरे को दिल से ये क्वेश्चन पसंद आया। इस टाइप के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट को पूछने चाहिए। आपका ना प्रैक्टिकल अप्रोच टेस्ट करता है। जो ट्रेडिशनल मॉडल का क्वेश्चन हुआ और मॉडल का फॉर्मूला बच्चा रट्टा मार के जाता है, उसको बन गया क्वेश्चन, हो गया। कोई दिमाग की टेस्टिंग नहीं होती है, सच बता रहा हूं आपको, मन की बात। इस टाइप के क्वेश्चन है ना, आपका रियल टेस्ट होता है, आपको समझ में आता है हाँ मैं कितना पानी में हूं, कितना मेरे से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलो अभी नया लग रहा है, सीख रहे हो, ठीक है ना, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होता है। फर्म बी के लिए सेम चीज को रेप्लिका करेंगे, लेकिन इसमें डिविडेंड का ध्यान रखना पड़ेगा। 25% का डिविडेंड संभालना पड़ेगा। 10 रुपए का अगर डिविडेंड मिलता है तो पोस्ट टैक्स कितना हो जाएगा, 7.5, वो मैंने यहाँ ले लिया। 0.88 से मैं क्या करूंगा, मेरा मल्टीप्लाई कर दूंगा 90 माइनस एक्स का कैपिटल गेन, और वो भी 18% का रिटर्न देता है। तो मेरा एक्स यहाँ पे 81.79 और ऊपर में 83.02 सॉल्व होके मिल गया। दीज आर माई आंसर्स। ANS करके ब्रैकेट अंडरलाइन मार देंगे एग्जाम में भी, ANS लिख के अंडरलाइन मार देंगे, ANS फुल स्टॉप अंडरलाइन। डन हो गया मेरा डिविडेंड वाला क्वेश्चन भी, चुटकी बजाते बजाते हमने ये एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। लेट अस मूव अहेड एंड वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ विद यू गाइस, एंड दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। लेट अस नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। कैपिटल बजटिंग से क्वेश्चन आ गया, एक ऐसा टॉपिक जो बच्चों को तकलीफ देता है। RTP MTP में बहुत बार बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन मजे की बात यह है कि इस पर्टिकुलर रिवीजन टेस्ट पेपर फॉर सितंबर 26 आपका जो क्वेश्चन आया है दैट इज रियली वेरी सिंपल, इजी, बेसिक एंड लेंथी। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आना चाहिए, काफी ज्यादा लेंथी बन जाएगा आपका पेपर। आओ देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। Management of P Limited is evaluating 2 mutually exclusive investment alternatives, namely Machine 1 and 2 for acquisition. ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का मतलब है कि सिलेक्शन ऑफ वन मशीन या सिलेक्शन ऑफ वन ऑल्टरनेटिव विल लीड टू ऑटोमेटिक रिजेक्शन ऑफ द अदर ऑल्टरनेटिव। ठीक है ना, मतलब इफ आई चूज मशीन 1 देन ऑब्वियसली मशीन 2 इज रिजेक्टेड, इफ आई चूज मशीन 2 देन मशीन 1 इज गेटिंग रिजेक्टेड। नाउ फॉर एक्विजिशन करना है, द कंपनी हैज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 12% एंड इज सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑफ 30%। ठीक है,
आपको आपका डिस्काउंट रेट दे दिया, टैक्स रेट दे दिया, दो मशीन का डेटा दे दिया, इनिशियल कॉस्ट, यूजफुल लाइफ, आपका एनुअल इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ये सब चीज दे दिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोल रहा है डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज यूजिंग एसएलएम, आपका काम और आसान बन गया। सैल्वेज वैल्यू दिया नहीं है, और बढ़िया काम हो गया। मतलब सिंपली 10 लाख बाई 5 करोगे, ये डिवाइड करोगे तो 2 लाख का डेप्रिसिएशन आ गया, और यहाँ पे कितना आएगा 15 लाख बाई 6 कितना आता है 15/6, ये आ गया 2.5 लाख का डेप्रिसिएशन। तो मैंने डिवाइड किया, मैंने सॉल्व कर लिया, इजी है। अब आपको बोल रहा है डीपीपी निकाल, एनपीवी निकाल, आईआरआर निकाल, डिस्काउंटेड पे बैक, एनपीवी, आईआरआर, और बोल रहा है बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑब्टेन रिकमेंड विच मशीन शुड बी सिलेक्टेड। बस ये तो रिकमेंडेशन है, बात खत्म। हाँ, ध्यान देंगे एग्जाम हॉल में भी आपको पीवी फैक्टर्स अगर ये देगा तो राजा ये ही पीवी फैक्टर्स को कंसिडर करना है, कंसिडर करना है, यही पीवी फैक्टर को कंसिडर करना है। आप में से कोई स्टूडेंट को लग सकता है कि कभी सर ये राउंडिंग ऑफ के जगह पे हो सकता है ये 0.797 के जगह पे 0.796 होना चाहिए, तो हमने ज्यादा स्मार्टनेस दिखाया और हमने 0.796 से सॉल्व कर दिया, तो वो आपका गलत हो जाएगा। इट डजेंट मैटर इंस्टीट्यूट का ये आंसर में राउंडिंग ऑफ का प्रॉब्लम है, सही है, उसने जो आंसर दिया है आपको वही लेना है। सर हम तो बहुत स्मार्ट है, हमने ना 4 प्लेसेस में राउंड ऑफ कर दिया है, हम ना आईसीआई से भी ज्यादा एक्यूरेट बन के आ रहे हैं, तो किसको दिखानी है ये एक्यूरेसी? अपनी एक्यूरेसी किसको दिखा रहे हो? अल्टीमेटली पेपर तो आईसीआई के पास जा रहा है, उसको उसको अपने ज्यादा स्मार्ट बंदा होना चाहिए। तो वो बोलेगा भाई क्या किया, मैंने ये दिया था ना 3 प्लेसेस तक, तो 3 प्लेसेस तक कर, काहे का तू इतना 4 प्लेसेस तक करके आया है, आपको रॉन्ग कर देगा। सो डोंट यूज योर ब्रेन, जस्ट दिमाग की बत्ती बंद, एंड जो बोल रहा है वो करके आओगे। 3 प्लेसेस तक ये जो दिया हुआ है एग्जैक्टली यही वाले फिगर्स लेके पीवी फैक्टर्स को लेके सॉल्व करेंगे। इवन पीवी एएफ निकालना होगा तो भी मैं वैसे ही निकालूंगा। मेरी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई मुझे बताएंगे प्लीज, नीचे कमेंट करके बताएंगे कि सर ये वाले यहां तक हमारा वीडियो सही था, समझ में आया। अगर आप अभी तक बने हुए हो ना, मैं सच्ची बता रहा हूं, आप एक होशियार बच्चे हो, आप एक होनहार बच्चे हो, आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हो। वरना मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी तक हो सकता है कि सर थोड़ा सा मीठा मीठा सा रील चलाने बढ़ जाएंगे, आगे चले जाएंगे, ठीक है ना। तो वो चीज अवॉइड करेंगे, फोन को थोड़ा दूर रखेंगे, बुक्स को अपना दोस्त बनाएंगे, एंड एग्जाम में सक्सेस होके आएंगे। ठीक है जी, डन है? हाँ बोलो, डन है जी, डन है। चलो नाउ व्हाट टू डू, हाउ टू प्रोसीड, सिंपल, कैलकुलेट दीज 3। आई नो आपको आता है निकालना, बाय दिस टाइम आपने ये सब निकाल रखा है, क्लासेस में सीख रखी है, खुद से भी पढ़ाई की है, तो आपने इतना कर रखा है। एनपीवी निकाल दो ना, चलो लेट अस बिगिन विद एनपीवी, लेट अस बिगिन विद एनपीवी। आओ, सबसे पहले तो भैया सी फैट निकालना पड़ेगा। सी फैट निकालने के लिए आपको एनुअल इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स क्वेश्चन वाला हु बहुत सुंदर से सजा के दे दिया था। देने के बाद आपको अब क्या बोल रहा है, लेस डेप्रिसिएशन कर दे, मैंने निकाल के दिखा दिया। पीबीटी आ गया, लेस टैक्स कर दे, पैट आ गया, ऐड डेप्रिसिएशन कर, सी फैट मिल गया। अब आपको बोल रहा है कैलकुलेट कर, मेरे लिए एनपीवी ऑफ मशीन 1, एनपीवी ऑफ मशीन 1 को मेरे लिए कैलकुलेट करके दे, तो वो बोल रहा है करने, तो इतना वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो कर देते हैं ना कैलकुलेट। ईयर, कैश फ्लोस, पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, सब चीज आ गया, ठीक है। फिर क्या आएगा, ईयर 0 में 10 लाख का आपका कैश आउटफ्लो है, पीवी फैक्टर 1 है, 10 लाख का आउटफ्लो आया। ईयर 1 से 5 में कैश फ्लोज आ गए, पीवी फैक्टर आ गए, पीवी आपका निकल जाएगा। हाउ हैव आई कैलकुलेटेड दिस, आई हैव एडेड व्हाट, आई हैव एडेड ईच एंड एवरी PV factor for 5 years of this 12%. I have not used my calculator and done 1 divided, I have not done 1 divided by 1.12। अब जो आया इसको मैं 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इक्वल टू प्रेस करके ग्रैंड टोटल प्रेस कर दूँ। इस कैलकुलेटर में GT का बटन नहीं है, सॉरी, एक सेकेंड दो। 1 डिवाइड बाई 1.12 करके 5 बार करके ग्रैंड टोटल प्रेस करते हैं तो आता है 3.60477, और मैंने लिया है यहाँ पे 3.605। तो यही डिफरेंस है, मैंने ले लिया 3 प्लेसेस तक। आप अगर 3 प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करते तो आपका भी 3.605 आ जाता, आपका भी 3.605 आ जाता। यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करके बैठ गया आंसर, हर बार जरूरी नहीं है बैठेगा।
सेकंड हो सकता है आप ना और होशियारी के जैसे 3.6048 कर देते और बेटर राउंडिंग ऑफ कर देते, याद नहीं रहता, इसीलिए मैं बोल रहा हूं जो क्वेश्चन बोलेगा वो लेके चुपचाप करके आना। पीवीएएफ मिल गया, उसको मल्टीप्लाई कर दो, हर साल का सेम कैश फ्लोज, आपका एनपीवी आ गया। एनपीवी निकालना आपको अब आता है। एनपीवी इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ माई कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ माई कैश आउटफ्लोज। सिमिलरली सेकंड मशीन का भी निकाल लीजिए, सेकंड मशीन का भी सिमिलरली निकाल लीजिए फटाफट से एकदम। तो आंसर 1,18,072 रुपीज आएगा। पीवीएएफ मैंने वैसे ही निकाला है। ध्यान देने की बात है, ये 6 ईयर तक था, इसको आप 5 ईयर तक करके 3.605 से मत करके आना। आपको ध्यान रखना है ये 6 ईयर तक है। हड़बड़ में ये सारी गलतियों का स्कोप है, टफनेस नहीं है। एग्जाम में टफ लगेगा नहीं, इतना बार पढ़ चुके हो। दिक्कत है हड़बड़ हो जाता है, ध्यान नहीं देते हैं, सिली मिस्टेक हो जाता है, छूट जाता है पेपर। ये सब का क्या सुनवाई है? कोई सुनवाई नहीं है। आपको लगता है ना हम एक्सक्यूज दे देंगे घर में टीचर को अपने, सच बोलो तो कोई सुनवाई नहीं होती है। आपकी गलती हुई है, वो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी गलती है, आपको उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलता है। कितने कितने डिफिकल्ट सिनेरियो से लोग पढ़ते हैं, पास हो जाते हैं, तो हमारे पास सीरियसली बोलो तो ये सब एक्सक्यूज स्टैंड ही नहीं करता। डिस्काउंटेड पेबैक निकालना है, हमेशा याद रखना डिस्काउंटेड पेबैक बोलेगा तो क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सिमिलरली क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ईयर 1 से। कैश फ्लोज प्लॉट किया, पीवीएफ प्लॉट किया, पीवी निकाला एंड क्यूमुलेटिव करना स्टार्ट किया। कैसे करते हो? ये एज इट इज सेम टू सेम लिखते हो, फिर ये जो आता है इन दोनों को ऐड करते हो, फिर यहाँ लिखते हो, ये जो आता है इन दोनों को ऐड करते हो, यहाँ लिखते हो, ये जो आता है इन दोनों को ऐड करते हो, यहाँ लिखते हो, ये जो आता है इन दोनों को ऐड करते हो, यहाँ लिखते हो। फिर ये निकालने के बाद मेरे को पता चल गया कि मेरा 10 लाख का इन्वेस्टमेंट आया है ईयर 4 एंड ईयर 5 के बीच में। ईयर 4 एंड ईयर 5 के कहीं ना कहीं बीच में मेरा इन्वेस्टमेंट का पैसा आया है। और इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द फॉर्मूला आई हैव माई ओन वे ऑफ सॉल्विंग इट। व्हाट हैव आई डन सर? व्हाट हैव आई डन हियर इज, क्विकली आई विल टेल यू। डन डन यहां आएगा 915958। एक चीज और ऐड कर लो, 915958, ठीक है ना? अब ठीक है। चलो, तो x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 10 लैक्स माइनस 915958 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस। You have to solve this and you will get your answer as 4.49 years. You can leave your answer as it is. You don't have to calculate it into months. ठीक है ना? So this is simple and easy. I don't think so यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है आपको। आगे बढ़ सकते हैं। हमने ये कैसे सॉल्व किया मैं बताऊँ आपको। तो आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए बोल रहा हूँ कि आपको मालूम है 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, 3 किलोमीटर होता है 3000 मीटर, 2 किलोमीटर कितना? तो आप बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो 2000 मीटर? आपने इसको ऐसे चुटकी बजा के बोल दिया बिकॉज आपको स्केल मालूम था, वरना 2 माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1000 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 बाय 3000 माइनस 1000 करोगे, सॉल्व फॉर एक्स, देन एक्स विल कम एज 2000 मीटर। You don't have to know the scale. You can just do an interpolation and solve it. This is what is called as an interpolation, कि अगर एक में इतना, 3 में इतना, तो 2 में कितना, वो सॉल्व करने का तरीका है। जहां से स्टार्ट करोगे, बीच से स्टार्ट करोगे, तो 2 माइनस 1 डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे x माइनस 1000 से, फिर इज इक्वल टू वापस ऊपर से स्टार्ट, यहां पे ऊपर से स्टार्ट किया था ना 2 से, तो वैसे यहाँ पे 3 से स्टार्ट, माइनस 1 डिवाइड करोगे, सेम चीज, दिस माइनस दिस, टक 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 टक, फिर टक 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 टक, ऐसे एकदम, ठीक है ना? फ्लो मेंटेन होगा। साइन पे ध्यान देंगे। हाँ, 1 माइनस 3 कर दोगे तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है, तो साइन पे ध्यान दिया जाएगा। समझ गए सर? हम आपकी सारी बातों को आज समझ रहे हैं। मैंने बोला वेरी वेरी गुड, शाबाश। मिटाते हैं फिर आ जाता है, बड़ा बदमाश है। चलो भाई मिट जा, मिट गया, डन। आगे आओ। सिमिलरली भाई मशीन 2 का भी निकाल लीजिएगा। आई नो आप लोग कर लोगे। ये चीज का आंसर 5.41 ईयर्स आएगा। पीवी कैसे आया देख लेंगे, क्यूमुलेटिव पीवी के फिगर्स को क्रॉस चेक कर लेंगे अपने आंसर्स के संग। डन। हाँ सर हमारा हो गया। अब आगे
अब आपको बोल रहा आईआरआर में निकाल के दे, भैया कितना मेहनत करवाया है क्वेश्चन वाला, बताओ। ठीक है, अपने मेहनत कर लेंगे, हमारा रिवीजन हो जाएगा। आप अकेले मेहनत नहीं कर रहे हो, मैं भी मेहनत कर रहा हूं। मैं अपना 200% 200% देने के लिए रेडी हूं। अगर आपने अपना 100% मुझे दे दिया ना, तो इंस्टीट्यूट आपको 50% मार्क्स दे देगा, दैट इज इनफ फॉर यू टू पास। ठीक है, तो वैसे ही सोचेंगे, अपना 100% देते चलो बस। कैलकुलेट ऑफ आईआरआर करना है, कैसे करोगे? तो पीवीएएफ मेरे को पता है क्या होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय एनुअल सी फैट, मेरे को पता चल गया 3.317 आया। तो जिसबी पीवीएएफ पे, जिसबी रेट का पीवीएएफ फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years ये आता है, दैट इज माय आईआरआर। आईआरआर सिंपली मींस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर कैश आउटफ्लोज। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। बट मेरे को तो मिला ही नहीं, तो मेरे को क्वेश्चन वाला ना इसीलिए इतना सारा डिस्काउंट रेट दे दिया था। मैं इसको अब लेवरेज करना स्टार्ट करूंगा, इसको यूज करूंगा। 15% से मेरे को पता है इतना होता है, 16% से इतना होता है। अगेन मैं इंटरपोलेट करूंगा और एक्स निकाल लूंगा, एक्स आएगा 15.46%। एग्जैक्टली 15.46% पे अगर आप करोगे सॉल्व, तो यू विल गेट द पीवीएएफ एज दिस मच। आई विल रिपीट, मैंने बोला आपको कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय सी फैट किस पीवीएएफ में आता है, ये मेरे को पता कर लेना है। तो सी फैट इंटू पीवीएएफ करूंगा तो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज इक्वल हो जाएगा मेरे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो से, वही आईआरआर होता है। ठीक है, तो ये सॉल्व करके पता चला पीवीएएफ 3.317 होना चाहिए। तो 3.317 के लिए मैंने दो पीवीएएफ निकाले, 15% एंड 16% पे। तो ये फिगर्स मिल गए। नाउ आई नो दैट समवेयर द आंसर इज बिटवीन दीज टू, so I have again done the interpolation and calculated it as 15.46%, टनाटन राइट। सर हम एग्जाम में ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, 100% करना चाहिए, करके यही आना है। अपने लिए थोड़ा ना लिख रहा हूं टाइम पास के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको करवाने के लिए लिख रहे हैं इतना। सिमिलरली मशीन 2 का सेम लॉजिक है, इसको आप करोगे 15% 14% से। आपको कैलकुलेटर में फटाफट पीवीएफ निकालना पड़ेगा, पीवी फैक्टर्स दे दिया उसने, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लेने से आंसर आएगा। सॉल्व करोगे तो आंसर 14.74 आएगा। एक आपका फिगर जो भी एक्स का होगा ना, मतलब एक देखो ये जो फिगर है, दिस शुड बी कमिंग इन बिटवीन दीज टू। इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो बीच में होना चाहिए हमेशा। ठीक है, एडवाइस क्या करना है, तीनों मैंने निकाल लिया, तीनों के हिसाब से एडवाइस दे दीजिए फटाफट से आप लोग। मेरे को दिखता है कि एनपीवी में सिर्फ मेरा ना मशीन 1 सेकेंड रैंक में है, बाकी दोनों में फर्स्ट रैंक में है। तो मैं बोलूंगा मोस्टली द रैंकिंग इज नंबर 1 फॉर मशीन 1, सो आई विल गो फॉर मशीन 1 ओनली। ठीक है, बेटर रैंकिंग है उसका। इजी है, इजी है, आ जाओ। आपका नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से क्वेश्चन, एंड मजे की बात ये क्वेश्चन है फैक्टरिंग का। फैक्टरिंग का देख के फैक्टर वर्ड से मेरे आंखें खुल गए, आंखें भर आई। हा, मेरा फैक्टर का क्वेश्चन कितने समय बाद मेरे को करने मिल रहा है। इतना क्वेश्चन के बावजूद इंस्टीट्यूट अगेन वही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है जो ऑलरेडी कितने आरटीपी में कितने आदमी थे, वैसे ही कितने आरटीपी में कितने एमटीपी में ऑलरेडी पूछ रखा है। ठीक है, देखते हैं। A firm has total annual sales of rupees 200 lakhs, of which 80% are made on credit। मतलब क्रेडिट सेल्स कितना हो गया, क्रेडिट सेल्स हो गया 160 lakhs का। ये कितने बार हमने क्वेश्चन करवा दिया मालूम, मतलब ऐसा था फिगर्स रट्टा हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। नया क्वेश्चन आया, वो डिविडेंड वाला क्वेश्चन न्यू था, तो सॉल्व करने में भी मजा आया। कंपनी ऑफर्स अ क्रेडिट टर्म ऑफ 2/40 नेट 120, मतलब अगर आपने 40 दिन में पेमेंट किया तो मैं 2% का कैश डिस्काउंट दूंगा, नहीं तो 120 दिन में तो आपको पेमेंट करना ही है। आउट ऑफ द टोटल क्रेडिट कस्टमर्स 50% अवेल देमसेल्व्स ऑन कैश डिस्काउंट व्हाइल द रिमेनिंग कस्टमर्स सेटल द अकाउंट्स आफ्टर 120 डेज। बाकी 120 दिन बाद आके अकाउंट सेटल करते हैं। ठीक है, Based on the past experience, bad debt losses amount to approximately 1% of the credit sales. In addition, firm incurs 240,000 per annum in administration cost. वो अवॉइड हो सकता है, पता है अपने को। फैक्टर चार्ज करेगा 2% का कमीशन और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट भी लेगा भाई 18% का। आपको बोल रहा हूँ 10% का रिजर्व भी रखेगा। तो मेरा फैक्टरिंग के क्वेश्चन में हमेशा याद रखेंगे तो 2 टेबल बनता था। एक बनेगा टेबल
अमाउंट पेड टू कंपनी बाय फैक्टर। इसमें मेरा रिसीवेबल बैलेंस से मैं स्टार्ट करता हूं। मिट जा भाई, मैं रिसीवेबल बैलेंस से स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे मैं लेस करूंगा मेरे फैक्टर का कमीशन। उसके बाद मैं लेस करूंगा उसको क्या रिजर्व रखना है। रिजर्व को स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से, RESERVE। ये सॉल्व करने के बाद कुछ तो आएगा, मैं उसके बाद लेस करूंगा इंटरेस्ट को, ये जो बी आएगा उससे, @B पे, ऑन बी कर दे, ऑन बी पे। उसके बाद सॉल्व करके जो आएगा वो अमाउंट टू कंपनी आएगा। तो ये वाला जो टेबल है ये आपको बनाना है। उसके बाद सेकंड टेबल बनेगा कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस का। उसमें सारे कॉस्ट को लिखिएगा। ध्यान देंगे ये वाला टेबल हमेशा डेज में बनेगा, डेज में, ऑन डेज बनेगा। मतलब जितना 90 दिन का आपका पीरियड है, आपका 120 दिन का पीरियड है, 80 दिन का पीरियड है, तो वो 80 डेज पे सारे कैलकुलेशन होंगे। यहाँ पे आपको 360 डेज या 365 डेज पे सारे चीज़ों को कैलकुलेट करना चाहिए। बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात है। ये दो टेबल बना के सॉल्व करिए। प्रॉब्लम क्या है, इंस्टीट्यूट आपका ना हर बार अलग तरीके से सॉल्व कर देता है। इसको फैक्टरिंग के क्वेश्चंस का ना एक यूनिफॉर्म मेथडोलॉजी के संग सॉल्व नहीं कर रहा है, हर बार अलग अलग तरीका थ्रो कर रहा है बच्चों पे। तो बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, सर फैक्टरिंग का क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन वही है राजा, सम अलग अलग तरीके से सॉल्व कर रहा है। तो अपने को थोड़ा सा अटेंटिव स्मार्ट बनना है एंड क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है। तो मैं चाहता हूं आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। और लास्ट में हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन वाला अगर बोल रहा है ना डिटरमाइन द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, तो मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जब करोगे ना तो कॉस्ट हमेशा मेरा हैवी आएगा, तभी इफेक्टिव कॉस्ट निकल सकता है, वरना तो बेनिफिट निकल जाएगा फैक्टरिंग का, समझा। तो ये आपको बस एक क्रॉस चेक करने के लिए स्मार्ट तरीका बताया कि कभी कुछ गलती हो रही होगी, सॉल्व करते करते देखा बेनिफिट ज़्यादा आ गया, तो हो सकता है कि क्वेश्चन में आपसे कुछ गलती हो गई, वापस जाके रिविजिट कर लीजिएगा, ठीक है। आओ, तो सबसे पहले मैंने रिसीवेबल बैलेंस निकाला। हर एक कैलकुलेशन को आपको बहुत नीटली टाइडली आपको दे दिया है। 200 लाख का 80% क्रेडिट सेल्स आ गया, उसका 50% मेरे कस्टमर्स कैश डिस्काउंट लेंगे। कैश डिस्काउंट लेंगे तो 40 डेज में पेमेंट करेंगे, टोटल 360 डेज से डिवाइड करना है। क्वेश्चन वाला ने बोला था अज्यूम करिए 360 डेज, ठीक है। सॉल्व करोगे, अच्छा नहीं ऐड करोगे सेम चीज वापस, जो रिमेनिंग 50% के लिए। अब वो बाकी का 50% पेमेंट कब देगा, 120 दिन में देगा। देखो 50% अवेल कैश और बाकी मेरे 120 दिन में देंगे। इसको सॉल्व करोगे आंसर खराब सा आएगा, 35,55,555 रुपया, यानी 35,55,555 रुपीज लेस फैक्टर कमीशन @2% ऑफ दिस, रिजर्व @10% ऑफ दिस। तो ये दोनों हमेशा मेरे रिसीवेबल बैलेंस पे कैलकुलेट करके आएंगे। ये होने के बाद इंटरेस्ट को लेस करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका अमाउंट पेएबल टू कंपनी बाय द फैक्टर। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, जो सेम चीज आपने यहाँ कैलकुलेट किया, यहाँ कैलकुलेट किया 80 दिन के लिए, उसको 360/80 कर दो। ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया आपने 80 दिन के लिए, देखो यहाँ पे 80 दिन के लिए वापस 360/360 कर दो। टोटल कॉस्ट आ गया, बेनिफिट आ गया। बेनिफिट में आपका बैड डेट बचेगा, कितना पे बचेगा, टोटल क्रेडिट सेल जो पूरे साल का होता है उसका 1%। एडमिन अवॉइडेड आ गया, बेनिफिट आ गया, नेट कॉस्ट मिल गया। इजी है, इजी है। तो अब आप इसमें एक लाइन और निकालेंगे, इफेक्टिव कॉस्ट। इफेक्टिव कॉस्ट इज इक्वल्स टू 483,202 पार्ट ए के लिए डिवाइड कर दीजिए इसको 300,3732 से, 300,3732 से इंटू 100 करने का ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक ही है। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 483,202 डिवाइडेड बाय 300,3732 इंटू 100, 16.09% इज योर इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। इजी है।
मैं चाहता हूं ये वाला पार्ट 2 आप लोग खुद से सोचे कैसे करोगे। पार्ट 2 मैं चाहता हूं वो खुद सोचो क्या बोल रहा है। इफ अ बैंक फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल इज अवेलेबल एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 14%, एडवाइस वेदर द फैक्टर शुड अवेल इटसेल्फ द फैक्टरिंग सर्विस। क्या करना चाहिए? तो अगर 14% पे मेरे को बैंक फाइनेंस हो जाता है तो क्या मेरे को वो लेना चाहिए कि मैं 16% पे जाके इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग करके आऊं? बताओ क्या करूं मैं? तो स्पेस बना के इसको लिखवा दूं क्या? हाँ सर, आप हमें एक काम करो ना, लिखवाई दो तो हमारा क्वेश्चन सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। और क्या चाहिए आप लोग के? तो मजे ही मजे हैं, सब चीज आप लोगों को एकदम रेडी मिल रहा है, देख रहे हो। द कंपनी द कंपनी the company should avail bank finance at the rate 14% as it is lower than। भाई फैक्टरिंग पे जाके तो 16% घर पे लग रहा है ना मेरे, तो मैं जाऊंगा बैंक फाइनेंस कराता हूँ 14% पे, लोअर देन इफेक्टिव cost of factoring of 16.09%। बस अपने वर्ड्स में इंग्लिश में आपको लिख के आना है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल की सर ने जैसे किया मेरे को भी वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। आ जाइए। नाउ अगेन अ बेटर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज अगेन अ बेटर क्वेश्चन। व्हाई आई एम सेइंग अ बेटर क्वेश्चन? बिकॉज दिस क्वेश्चन इज नॉट सो मच आस्क्ड बाय इंस्टीट्यूट। आपका इंस्टीट्यूट इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर अ कैश बजट, जिसके लिए नेक्स्ट क्वार्टर के लिए जनवरी थ्रू मार्च फॉर जहानारा फैशंस। दे हैव प्रोवाइडेड यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एंड क्या इंफॉर्मेशन है? सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी ₹4 lakhs इन जनवरी, ₹4 lakhs इन फेब्रवरी एंड ₹6 lakhs इन मार्च। ऑल सेल्स विल बी इन कैश। सारे सेल्स मेरे कैश में होंगे। क्लियरली देख लीजिएगा स्क्रीन को, आपको क्लियरली विजिबल होना चाहिए। बाकी आरटीपी आप लोग लेके बैठे हो तो वहां से भी करिएगा, ठीक है। कैश बजट का क्वेश्चन है, इजी सा लग रहा है। एस्टिमेटेड परचेजेस दे दिया 3,80,000 इन जैन, 3,60,000 इन फेब, 4,50,000 इन मार्च। यहां तक ठीक है। अब आपको आगे क्वेश्चन वाला बोल रहा है पेमेंट फॉर परचेजेस विल बी कितना? मेड आफ्टर अ लैग ऑफ 1 month। पेमेंट ऑफ परचेजेस मेरा 1 मंथ के लैग के बाद पेमेंट होगा। आउटस्टैंडिंग ऑन अकाउंट ऑफ परचेजेस इन दिसंबर वॉज 3,50,000। अरे राजा, ये इसलिए दिया दिसंबर का ताकि उसको जनवरी में कंसिडर कर पाओ, वरना जनवरी फरवरी मार्च का दिया हुआ है तो आप खर्चा लोगे कब से? फेब। जैन का फेब में, फेब का मार्च में, तो जैन का कॉलम ब्लैंक हो जाता, उसके लिए आपको दिसंबर का दे दिया, उसको यूज करेंगे इन द कॉलम ऑफ जनवरी। रेंट हर महीने का है 10,000, रेंट पर मंथ आपको दे दिया 10,000। उसके बाद पार्टनर्स पर्सनल विड्रॉल पर मंथ इज ₹25,000। सैलरीज एंड अदर एक्सपेंसेस पेबल इन कैश आर एक्सपेक्टेड टू बी 25,000। सब खर्चे वर्चे दे दिया, क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो। फर्नीचर 40,000 का खरीद लिया। अब लास्ट पॉइंट, कैश बैलेंस एट प्रेजेंट इज ₹6,000। कैश बैलेंस एट प्रेजेंट इज ₹6,000। देयर टारगेट कैश बैलेंस इज हाउएवर ₹15,000। उनका टारगेट है, उनका हमेशा कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ 15,000 होना चाहिए। आज के दिन तो 6,000 दे दिया, मतलब ओपनिंग बैलेंस 6,000 दे दिया। आपको बोल रहा है कि 15,000 का क्लोजिंग बैलेंस हर बार होना चाहिए। क्या हो पाता है कि नहीं? व्हाट विल बी द सरप्लस और डेफिसिट इन रिलेशन टू दिस टारगेट? ये हो पा रहा है कि नहीं? हो सकता है ना कि आपका कैश बैलेंस आ जाए 60,000 और आपको चाहिए था कितना? बस 15,000, तो ये मेरा सरप्लस है। हो सकता है आ जाए कैश बैलेंस 2,000, चाहिए था 15,000, तो ये मेरा डेफिसिट है। तो कुछ भी तरीके से आएगा। प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट मैंने अपना तरीके से सॉल्व कर दिया, आपको ये तरीका भी आप कर सकते हो। इंस्टीट्यूट ने आपको थोड़ा लेंदी बनाया, 2 टेबल बनाया है, मैंने सोचा एक टेबल में क्यों ना कर दे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट में जैन फेब मार्च में ओपनिंग बैलेंस आ गया, टनाटन ओपनिंग बैलेंस आपको 6,000 से स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद सेल्स दिया हुआ था, सारे खर्चे आ गए। ये दिसंबर का खर्चा है, ये जैन का खर्चा है, ये फेब का खर्चा है, ठीक है। 1 मंथ लैग हो रहा था पेमेंट में।
बाकी हर मंथ का अपना अपना खर्चा दिया हुआ था, डायरेक्टली ले लिया। फर्नीचर का 40,000 था। टोटल आउटफ्लोज कैसे आया, इन सबको जोड़ के आया है। क्लोजिंग कैश बैलेंस क्या होगा, 4 लाख प्लस 6,000 माइनस 4,50,000 करोगे तो -44,000 आ जाएगा। ये -44 के डेफिसिट से मैं अगला साल ढूक रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ बिजनेस। उसमें मेरे को सेल्स हो गया बढ़िया, तो मेरे पास पॉजिटिव कैश बैलेंस हुआ। लेकिन इतने भारी भारी खर्चे हुए कि मैं 79,000 के क्लोजिंग कैश पे आ गया। 79 का क्लोजिंग कैश से जब मैं उसके नेक्स्ट ईयर बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने बहुत अच्छे से बिजनेस किया एंड मेरा पॉजिटिव आ गया कैश बैलेंस ऑफ 96,000। मेरे को चाहिए था 15,000 हर महीने और यहां तो नेगेटिव आ गया, तो मेरे को -44 -15 करना पड़ा, तो -59,000 आंसर आया। नहीं तो मान लो ये 2,000 आता तो क्या करते, 2,000 माइनस 15,000 यानी 13,000 का डेफिसिट करते। तो 2,000 के जगह माइनस में फिगर आया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया अपना 59,000 का डेफिसिट। अगले साल 94 का, लेकिन उसके अगले साल 96 का पॉजिटिव बैलेंस आ गया। 15,000 चाहिए था तो मेरा 81,000 का सरप्लस आ गया। ये ही आपका फाइनल आंसर है, इसी के आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, इजी लगा, इजी है, लगेगा क्या। मजे की बात है हमारा इसी के संग संग प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सारा डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको बताऊं एक खास बात, दिस रिवीजन टेस्ट पेपर वाज वन ऑफ द इजीएस्ट रिवीजन टेस्ट पेपर आई हैव सीन इन द रिसेंट पास्ट। आपके लास्ट 2 साल में जितने रिवीजन टेस्ट पेपर आए हैं उसमें वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर के कैटेगरी में मैं इसको पुट करता हूं। तो मेरे को समझ में आया कि हाँ सर, ये वाला रिवीजन टेस्ट पेपर सीरियसली सिंपल था, इजी था, हमारे को इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। आई विल गेट दैट कॉन्फिडेंस एंड आई विल मूव अहेड एंड आई विल स्कोर वेल नाउ इन माय एग्जाम्स एज वेल। एग्जाम में भी अच्छा करना है। तो क्या सर वीडियो को कंप्लीट करेंगे, वीडियो को कंप्लीट या एंड नहीं करेंगे, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या थ्योरी पोर्शन पूछ रहा था एफएम से, देख लेते हैं। एक डेडिकेटेड थ्योरी क्वेश्चन एफएम का आएगा, इफ यू वांट यू कैन अटेम्प्ट। आई हैव ऑलवेज एडवाइज्ड कि रिस्क को हेज करते हुए चलेंगे, उतना रिस्क लेके नहीं जाएंगे, अपने उसका प्रिपरेशन करके जाएंगे। एक WCM का क्वेश्चन, एक कैपबज का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनाना तो भारी पड़ जाता है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि एग्जाम में हमसे वो दो, मेरे को और किसी चैप्टर का टेंशन नहीं है आपसे, मेरे को पता है कि बाकी सब चैप्टर आप लोग मैनेज कर लोगे। कैपबज आता है या WCM आता है तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस शेक होना स्टार्ट होता है, और अगर एग्जाम में वो नहीं बना, नहीं समझ में आया ना, तो ये थ्योरी आके आपको बचाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, यस। तो प्लीज ध्यान रखिए। आइए, मिसलेनियस क्या बोल रहा है, मिसलेनियस मतलब सारे थ्योरी क्वेश्चंस आ गए, इजी इजी थ्योरी क्वेश्चंस है, बुक से डिस्कस करवाऊंगा। PQR Limited expanded its business by purchasing new machinery and increasing production. However, due to poor financial planning and the company is facing cash shortages, rising expenses and difficulty managing its working capital, the management is now focusing on better budgeting, cost of control, cash flow management in the light of the above case, बस full stop। above case के हिसाब से explain कर दे, इतना कहानी बता, एक बार मैं बोल देता क्या चाहिए। Importance of FM बता दें, how it helps the business to achieve growth, profitability and financial stability। Importance of FM बता दे, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि किसी बिजनेस को सरवाइव करना है, ग्रो करना है, थ्राइव करना है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होना, एक अच्छे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होना अटमोस्ट नेसेसरी है, अटमोस्ट नेसेसरी है। आओ दिखाता हूं, आ जाओ, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखो, इंपॉर्टेंस का बात आया, की टू सक्सेसफुल बिजनेस के लिए है, आपका ग्रोथ और सक्सेस के लिए चाहिए ये, ठीक है। ये अबाउट प्लानिंग है, ठीक है, इसका काम नहीं। मेन देखो पॉइंटर्स क्या दिया अब यहाँ पे, द बेस्ट वे टू डेमोन्स्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू डिस्क्राइब सम ऑफ द टास्क दैट इट इन्वॉल्व। क्या क्या टास्क है, सबसे पहले तो टेक केयर करना, किस चीज का टेक केयर करने का टास्क होता है, टेक केयर करना कि मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना कर दूं, ओवर इन्वेस्टमेंट ना हो जाए किसी फिक्स्ड एसेट्स में, कहीं पे किसी इन्वेस्टमेंट में। सेकंड मेरे को बोल सकता है कि बैलेंस रखना मेरे कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो वगैरह में। इस टाइप के बहुत सारे और आपके फायदे हैं, की टेक अवेज, की एडवांटेजेस हो सकते हैं। समझ में आ रही है।
क्या क्या और ध्यान रखना चाहिए, टैक्स प्लानिंग हुआ, ये सब इंपॉर्टेंस होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। देखो और बोल के टैक्स प्लानिंग बताया, ये दो बताया, 4 पॉइंट इज ओके, 4 नहीं 5 पॉइंट करके जाओ, चलो 5 पॉइंट आपको इसमें से मालूम होना चाहिए, वो काफी होगा। डन है, रीड कर लीजिएगा, ये हो जाएगा, इजी है, 1 1 पॉइंट में आपको आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इंफ्रा लिमिटेड एंड इंडियन इंफ्रा कंपनी plans to raise funds from international markets. Oh ho. For its project expansion, the finance director is evaluating, क्या मेरा finance director evaluate कर रहा है, कहाँ गया, हाँ, the finance director is evaluating वेरियस फॉरेन बॉन्ड ऑप्शंस। उसको इंटरनेशनल मार्केट से जब पैसा रेज करना है ना, तो वो फॉरेन बॉन्ड इशू करके रेज करेगा, ठीक है, कर सकते हैं। हमारा टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग के चैप्टर में ये सारा चीज दिया हुआ है। एक्सप्लेन वेरियस फॉरेन बॉन्ड्स फॉर ग्लोबल, कौन कौन सा है बताओ। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हो सकता है, ड्रॉप लॉक बॉन्ड्स हो सकता है, प्लेन वनीला इशू किया जा सकता है। कितना देखो, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हो सकता है, प्लेन वनीला हो सकता है, ड्रॉप लॉक बॉन्ड हो सकता है, और क्या दिया है, यूरो बॉन्ड आपको याद रहता है जनरली, बिकॉज वो इंडिविजुअली पूछता है, तो यूरो बॉन्ड याद रख सकते हो, फ्लोटिंग रेट का नोट्स याद कर सकते हो, कन्वर्टेबल फ्लोटिंग रेट नोट्स, प्लेन वनीला याद रहना चाहिए, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल याद रहना चाहिए। ऐसे अलग अलग बॉन्ड्स को आप इशू कर सकते हैं। डिटेल में उसके फीचर्स में नहीं जा रहे, वो आप लोग देख लीजिएगा। Sunrise Healthcare Private Limited operates a chain of pharmacies across the India. Company has recently experienced rising raw material cost, fluctuation in exchange rates, affecting imported medicines, and increasing inventory levels due to uncertain demand. Management is also reviewing credit policy to improve cash flows in the various short-term financing options to meet its capital need. इस कंटेक्स्ट में आपको बोल रहा है डिस्कस द फैक्टर्स दैट शुड बी कंसीडर्ड बाय सनराइज व्हाइल प्लानिंग इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में आपको क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए बताओ, सोच के देखो, खुद से आंसर लाओ। क्या मेरा रिसीवेबल्स कैसा है, मेरी क्रेडिट पॉलिसी कैसी है, मेरी कैश मैनेजमेंट कैसी हो रही है, मेरा इन्वेंट्री लेवल्स कैसा हो रहा है, क्या मैं ईओक्यू जस्ट इन टाइम फॉलो कर रहा हूँ, कितने टाइप्स ऑफ फैक्टर्स को आपको ध्यान देना चाहिए, नीड क्या है, कितनी सारी चीजें हैं, रिस्क क्या, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। देखो आ जाओ, नीड देखो, नीड कितना है मेरा, नीड क्या है, रिसीवेबल्स कैसा है, डिजायर्ड लेवल क्या है, जस्ट इन टाइम ईओक्यू कैसा बैठता है आपका, मार्केट का डिमांड हो सकता है, एक पॉइंट मार्केट का डिमांड, ये रहा मार्केट डिमांड आप बना सकते हो। नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शंस और क्या मिल रहे हैं, फैक्टरिंग करूं कि नहीं करूं, कितने सारी चीज है जो आपने पढ़ लिखा है ना, उसमें से भी पॉइंट बनाया जा सकता है एग्जाम में। हर बार जरूरी नहीं आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, कभी कभी तो ऐसा होगा ना कि नहीं पढ़ा हुआ, थ्योरी करना पड़ रहा है, तो जितना चीज आपने सीखा है ना, उस सारा फोर्स को लेके आना है, अपना पूरा वर्किंग कैपिटल का नॉलेज को लेके आना है, और जो जो पता है एक एक पॉइंट बना के लिखते चलो, एक एक पॉइंट बना के लिखते चलो। 4 की जगह 7 पॉइंट बन जाएगा ना, क्या दिक्कत है, जहां राइट होगा उसके मार्क्स देगा वो, और बाकी आपको टू द पॉइंट आंसर मालूम है, तब बेस्ट पार्ट है, तब बेस्ट पार्ट है। बट जबरदस्ती का डोंट बीट अबाउट द बुश कि टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट के हिसाब से नहीं है, पेपर कंप्लीट हुआ, रिमेनिंग टाइम पे आना है और यहां पे मस्ती करनी है, खेलनी है थोड़ी, ठीक है ना। जन टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज क्या है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसा रहेगा, देखो कंपनी कैन रिड्यूस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय एलिमिनेटिंग वेस्ट, इंप्रूविंग कोऑर्डिनेशन, प्रोसेस इंप्रूवमेंट। तो मेरा अगर एफिशिएंसी मेंटेन रहेगी तो मेरे को WC यानी वर्किंग कैपिटल भी कम से कम लगेगा। डन है, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया अभी कंप्लीट होता है, ध्यान से देखेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया टन 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 कंप्लीट हो गया। आई विल नाउ बिगिन विद द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एरिया। FM कंप्लीट हुआ है, नीचे आपका कमेंट आना चाहिए प्यारा प्यारा सा कि आई विल डेफिनेटली स्कोर 80+ in financial management and strategic management FMSM. I will definitely pass in September 26 अगर आपका एग्जाम उस समय है तो ऐसे कमेंट्स करिए, जब रिजल्ट आएगा तो आके उसको लाइक करिएगा, बहुत मजा आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। डन है क्या बात, अब अपने स्टार्ट करते हैं हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाला पोर्शन को। चलिए अपने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के भी क्वेश्चंस को क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। इसके MCQ से स्टार्ट करेंगे। FM में बेसी टाइम लगेगा तो घबराएंगे नहीं, SM आपका टाइम बचाएगा हमेशा। क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे देन पैराग्राफ, कितना बार क्या होगा, SM में पैराग्राफ पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन हार्वेस्ट ऑर्गेनिक्स एक कंपनी का नाम होगा, अडॉप्टेड अ मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी बाय इंट्रोड्यूसिंग लॉयल्टी प्रोग्राम्स एंड प्रमोशनल कैंपेन्स विद इन इट्स एग्जिस्टिंग मार्केट्स।
व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्ट्रैटेजी, इस ऑब्जेक्टिव का, हमारा इस स्ट्रैटेजी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, देखना पड़ेगा, एक बार आ जाओ, मिल गया। लॉयल्टी प्रोग्राम्स एक्सपैंड कर रहा है, क्या करने के लिए, अब रिपीट कस्टमर्स को इंकरेज कर रहा है अमंग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड लॉन्च प्रमोशनल कैंपेन्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स हु प्रीवियसली परचेज्ड कन्वेंशनल प्रोड्यूस। कोई नया प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा है। दिस इनिशिएटिव्स एम टू स्ट्रेंथन कस्टमर रिटेंशन, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, एग्जिस्टिंग मार्केट, attract more buyers within existing markets and enhance GHO's competitive position without expanding into new markets or spending money on introducing new products। सामने से लिख दिया, इतना इजी बना दिया। चलो, तो इंक्रीजिंग मार्केट शेयर बाय सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इन एग्जिस्टिंग मार्केट्स, ऑप्शन बी। एक बार में मिल गया ना, अगर मेरे को एक बार में नहीं मिले देन आई विल गो फॉर द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, कि ये पढ़ के काटा लगाया, ये काटा लगाया, ये काटा लगाया, जो बच गया वो चूज करो। First approach is go for the right answer. Second is go for the elimination. Third, if you're going for the guess, then go for the first guess. जो पहला गेस आएगा उस पे चले जाएंगे, बाद में बहुत पछतावा होता है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इससे अच्छा पहला गेस में चले जाएंगे ना, बाद में रिग्रेट नहीं होगा। सॉरी। नेक्स्ट, ग्रीन हार्वेस्ट ऑर्गेनिक्स प्लान टू एस्टैब्लिश ब्रांडेड फार्म टू टेबल कैफेज टू डायरेक्टली सर्व कस्टमर्स, विच ग्रोथ स्ट्रेटेजी इज बीइंग अडेप्टेड। सोच के देखो, ग्रीन हार्वेस्ट कंपनी है, वो क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है एस्टैब्लिश करने का फार्म टू टेबल कैफे। हार्वेस्ट करने वाली कंपनी आपको कैफे में जाएगी, फार्म टू टेबल, वो फार्म टू टेबल वाले कैफे में चली जाएगी, डायरेक्टली कंज्यूमर को सर्व करेगी। बैकवर्ड इंटीग्रेशन तो हो ही नहीं सकता। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब इफ यू आर मूविंग क्लोजर टू योर कस्टमर्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मैं बहुत सिंपल वर्ड में आपको सिखाना चाहता हूं हमेशा, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूं। इफ यू आर मूविंग क्लोजर टू योर कस्टमर्स देन दैट इज अ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। इफ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम योर कस्टमर्स देन दैट इज कॉल्ड एज बैकवर्ड इंटीग्रेशन। हॉराइजॉन्टल मार्केट डेवलपमेंट होगा नहीं, हॉराइजॉन्टल होगा कि वर्टिकल फॉरवर्ड होगा? द राइट आंसर इज वर्टिकल फॉरवर्ड होगा। वो वर्टिकली सेम बिजनेस में फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है। नेक्स्ट, ग्रीन हार्वेस्ट कंबाइंस प्रीमियम क्वालिटी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। प्रीमियम क्वालिटी प्रोड्यूस को कंबाइन करेगा विद एफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड्स टू फॉर अफोर्डेबल प्राइसेस, मतलब प्रीमियम प्लस अफोर्डेबिलिटी। अरे ये कैसा कॉम्बिनेशन है, प्रीमियम सामान भी देगा और अफोर्डेबल भी देगा आपको। जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं आपको प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट एट अफोर्डेबल प्राइसेस, आपको हम यहाँ पे क्लासेस देते हैं, सिमिलरली वैसे ही आपको दे रहा है। तो मतलब ये आपको कहाँ लेके जा रहा है, डिफरेंशिएशन में लेके नहीं जा रहा है। अफोर्डेबल नहीं होता तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा। कॉस्ट लीडरशिप कैसे होगा, सिर्फ बेस्ट आंसर हियर इज आपका बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी में जा रहा है, वो फोकस नहीं होगा, इसीलिए कॉस्ट लीडरशिप भी नहीं होगा। प्रीमियम सामान दे रहा है ना, तो बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर मतलब थोड़ा सा प्रीमियम, डिफरेंशिएशन का भी एलिमेंट प्लस कॉस्ट का अफोर्डेबिलिटी मिला के बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर बन जाएगा। डन, आगे बढ़ो जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स, इसमें से कौन से स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अलाइनमेंट बिटवीन GHO's मिशन ऑफ प्रोमोटिंग सस्टेनेबल फार्मिंग एंड इट्स लॉन्ग टर्म विजन ऑफ एक्सपेंडिंग इट्स मार्केट प्रेजेंस? कौन सा है बताओ तो, कौन सा है, एक बार देखना पड़ेगा। Which of the following strategic initiatives best demonstrates alignment between GHO's mission of promoting sustainable farming and its long-term vision? ऑप्शंस पढ़े, लॉन्चिंग ब्रांडेड फार्म टू टेबल कैफेज वाइल कंटिन्यूइंग, ये हो सकता है क्या, देखते हैं। इंक्रीजिंगली प्रमोशनल डिस्काउंट्स विदाउट इंप्रूविंग तो होगा ही नहीं कभी, विदाउट इंप्रूविंग होगा नहीं। डाइवर्सिफाइंग इनटू अनरिलेटेड बिजनेसेस टू मैक्सिमाइज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स, कभी भी ऐसा मैक्सिमम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स, विदाउट इंप्रूविंग ऑपरेशन कैपेबिलिटीज, ये सब आंसर नहीं होगा। किसी का भी विजन मिशन ऐसा थोड़ी ना होता है। आउटसोर्सिंग प्रोडक्शन टू सप्लायर्स विथ लोअर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड, कभी भी ये भी नहीं होगा। तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से जाते ना, तो इसका आंसर यहीं पर ही मिल जाता, इसका आंसर यहीं पर ही मिल जाता। कैसे किया मैंने बोला प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगाऊंगा। आपका यहाँ पे बात कर रहा है GHO के मिशन का, विजन का, तो विदाउट इंप्रूवमेंट आप कैपेबिलिटी थोड़ी ना किसी का विजन होगा। मेरा विजन ये थोड़ी ना हो सकता है कि मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ मैं इंप्रूव ना करूँ, ऐसा तो नहीं होगा। इसके बाद मेरा शॉर्ट टर्म बस प्रॉफिट का इंटेंशन थोड़ी ना होगा। लास्टली मैं आउटसोर्स कर दूं किसी पुअर स्टैंडर्ड वाले कंपनी को, ऐसा नहीं हो सकता कोई काम। तो हमारा पार्ट ए इसका आंसर है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। लास्ट, हाउ डज द एप्लीकेशन ऑफ मैकेंजी 7S हेल्प ग्रीन हार्वेस्ट टू अचीव एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स?
मैकेंजी 7F से मेरे को सिस्टम स्ट्रक्चर स्टाइल ये सारा चीज शेयर्ड वैल्यूज मिलता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। तो इजीली बन जाएगा, देख रहे हो आपको। मैंने पैराग्राफ एक बार रेफर किया, बस पैराग्राफ नहीं रेफर करना पड़ता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की यही ब्यूटी है। और ये सिर्फ यहाँ आरटीपी एमटीपी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एग्जाम क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा कभी ना, या आप खुद से जब करोगे आपको समझ में आएगा कि अपने आप कर पा रहे हैं, हम पैराग्राफ को यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला एसएम जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता है, एफएम में मेन टाइम लगता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अल्फा ग्रुप लिमिटेड, इनको भी मालूम थी कि अल्फा मूवी आ रही है, क्या बात है, मजा ही आ गया अल्फा ग्रुप लिमिटेड देख के, ठीक है ना। अल्फा मूवी आ गई, मालूम है तो? यस सर, हमें मालूम है, हमने देख लिया। क्यों देखा? आपका एग्जाम है, नहीं देखना था, वैसे भी अच्छा नहीं है, देखने लायक नहीं है, ठीक है ना। यहाँ देखो अभी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अल्फा ग्रुप लिमिटेड विच ऑपरेट्स इन द textiles, hospitality and renewable energy businesses has decided to acquire a pharma company to diversify its business portfolio and reduce dependence on existing industries. This decision is an example of which level of strategic management? भारी भरकम काम हुआ है। अल्फा ग्रुप ने क्या किया है, वो टेक्सटाइल, हॉस्पिटैलिटी, रिन्यूएबल के बिजनेस में तो है ही है, साथ में वो फार्मा के बिजनेस में भी जाएगी, मैं सब करेगा, वो वाला काम का टाइप का काम हो गया, ठीक है ना। तो जब इतना बड़ा डिसीजन ले रहा है, जैसे अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज, अब आपको मालूम है कि मान लो कैंपा कोला लेके जब वापस आई थी रिलायंस कंपनी, तो क्या ये एक बड़ा डिसीजन था? क्या ये एक बड़ा काम था, डिसीजन था? ये एक बड़ा, हम डाइवर्सिफाई कर रहे थे। रिलायंस का काम तो बेवरेजेस में कभी था ही नहीं, रिलायंस का काम कभी भी बेवरेजेस में तो ऐसे था ही नहीं, तो कहां से वो कैंपा कोला में आके पेप्सिको, कोको कोला जैसी बड़ी जायंट्स को टक्कर दे रही है? तो ये डिसीजन ना हमेशा कॉर्पोरेट लेवल का होता है, हाई लेवल डिसीजन है, इंपॉर्टेंट डिसीजन है। बिजनेस का बात सिर्फ यहाँ पे नहीं है, हमारे कंपनी का बात हो रहा है, कॉर्पोरेट की बात है, तो अपने कॉर्पोरेट लेवल पे जाएंगे। डन। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट का इन्होंने बना दिया फ्रेश कार्ट। ऑब्जर्व कर रहा है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कस्टमर्स प्रेफर शॉपिंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन एंड एक्सपेक्टेड डोर स्टेप डिलीवरी। इन रिस्पॉन्स द कंपनी लॉन्च्ड एन एआई इनेबल्ड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, creating an entirely new online business segment and attracting large customer base. The emergence of such new markets and business segments is primarily influenced by which component of external environment? इजी कर दिया क्वेश्चन लास्ट में। पॉलिटिकल क्या चीज के लिए होगा, इकोनॉमिक क्यों होगा, सोशल कल्चरल क्यों होगा? टेक की बात हो रही है जी, टेक की बात हो रही है ना, टेक्नोलॉजिकल होगा। Stride X Footwear is planning to strengthen its position in the sports shoe market. Before acquiring a smaller rival, वो कंपनी चाहती है, the management wants to identify competitor groups. Identify competitor groups वर्ड ही मेरे लिए काफी है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। चलो मार्क कर दिया। Based on their pricing strategies and product range to locate firms with weak competitive positions. Weak और strong दोनों चाहिए। कौन सा यूज करेंगे? स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग यूज करेंगे। उसका काम ही वही है कि गोला गोला बना के, अपने हमने आपको सिखाया ना, सर्कल बना बना के आप प्लॉट कर लेते हो कंपटीटर ग्रुप्स और गैप्स को ढूंढते हो, फिर कहाँ इंडस्ट्री में गैप है जिसको मैं जाके सर्विस कर पाऊं, जिसको मैं जाके फुलफिल कर दूं, ठीक है। चलो इजी है, इतना इजी क्वेश्चन है, देख रहे हो, मुंह पे आंसर्स है। प्राइम विजन एंटरटेनमेंट लिमिटेड has been incurring continuous losses for several years. Oh. After evaluating all rival options, the promoters now concluded that selling the company's assets would generate higher value than continuing. कंपनी डूबने वाली है, कंपनी के एसेट्स को वो लोग बेचने वाले हैं। Accordingly, they decided to permanently close the business and pursue asset sales, which retrenchment strategy has the company adopted. कौन सा retrenchment strategy कंपनी ने लिया है राजा? तो कंपनी ने लिया है liquidation strategy। कंपनी अपने assets को बेच रही है, यानी liquidate कर रही है। रिस्ट्रक्चरिंग तो हो नहीं रहा, बिजनेस तो खत्म हो रहा है, री इंजीनियरिंग नहीं हो रहा है, रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो रहा है, डाइवेस्ट नहीं हो रहा है। डाइवेस्ट और लिक्विडेशन में ना हल्का सा फर्क है। डाइवेस्ट हो गया कि मेरे बिजनेस के 4 वर्टिकल्स थे, एंड आउट ऑफ दोस 4 वर्टिकल्स आई हैव डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू टू डाइवेस्ट वन ऑफ द वर्टिकल। रिलायंस ग्रुप मान लो चाहती है कि रिलायंस रिटेल के वर्टिकल को वो बंद कर दे, तो वो डाइवेस्ट कर सकती है, बेच सकती है। यहां तो मैं अपने एसेट्स ही बेच दे रहा हूं ना, मैं यहाँ पे बैठा हूं पढ़ाने आपको, मैं अपना कैमरा, माइक, स्टूडियो सब चीज बेचना चालू कर रहा हूं, तो मैं लिक्विडेट कर रहा हूं, ठीक है। At Nova Healthcare Private Limited,
The hospital administrator supervises the overall functioning of the diagnostics department. Overall functioning of the diagnostic department. His responsibility includes allocating resources, coordinating departmental activities, and ensuring the departmental goals are achieved efficiently and effectively. The hospital administrator is exercising management control. हमारा स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग है नहीं, एडमिन का काम ये हो नहीं रहा, ऑपरेशन का काम ये है नहीं, तो हमारा ये मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर फॉल करेगा। डन है क्या? हमने सारे एमसीक्यूज डिस्कस करवा दिए आपको, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के भी, आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के भी सारे एमसीक्यूज डिस्कस हो गए हैं। क्विकली हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, डीप डाइव करके आपको बस मतलब क्विकली बस समझा देंगे कि क्या क्वेश्चन है, कैसे क्या है, ठीक है। ज्यादा अपने को इसमें टेंशन नहीं है। आपको थोड़ा सा एसएम एरिया को ना याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स ऑब्जेक्टिव सब पढ़ाई करनी है, जो सीखना था समझना था उसका टाइम एक बार होता है खत्म। अब एक बार मार्क्स पे फोकस करेंगे, सितंबर में एग्जाम देने के बाद नई चीजों को फिर से सीखेंगे, समझेंगे, दिमाग को ग्रो करेंगे। अभी मार्क्स को जहां मार्क्स मिले ले ले, जहां से मार्क्स मिले ले ले, बस अब वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। बस मार्क्स को ग्रैब करने का ऑब्जेक्टिव है। तो काम की बात करो, आ जाओ। मजे की बात है, चैप्टर वाइज दे देता तो बेसिक टेंशन नहीं है, बता हाँ कहां से क्या पूछ रहा होगा। सीधा लास्ट लाइन देख लेना, पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमेशा लास्ट लाइन पहले देख लेंगे, इतना बड़ा कहानी पढ़ने से पहले। सर क्यों बोलते हो आप लास्ट में ये पढ़ लेने के लिए? मेरे को समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन वाला क्या करवाएगा। बोल रहा है एक्सप्लेन हाउ दिस केस डेमोन्स्ट्रेट्स दैट स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। मतलब इस केस में कोई ना कोई ऐसी स्ट्रैटेजी दी हुई होगी, या हो सकता है दो स्ट्रैटेजी दी हुई होगी किसी एक कंपनी की, जो कहीं ना कहीं पहले पार्टली प्रोएक्टिव है और एक है पार्टली रिएक्टिव, ठीक है। Novatech Electronics Limited is a leading manufacturer of smartphone appliances and plan to expand into tier 2 cities involved in AI-enabled products, strengthen its dealer network and increasing exports. ये सब अच्छी अच्छी बातें हैं। During implementation, a foreign competitor launched. अच्छा यहाँ तक प्रोएक्टिव हो जाएगा, फिर अब हम रिएक्टिव पे आएंगे कि फॉरेन कंपटीटर जो कर दिया उसके बाद हम कैसे रिएक्ट करेंगे। Low price products, raw material prices increased and stricter energy efficiency regulations were introduced. Consequently, मतलब as a result of this, company revised its plan by launching budget-friendly products, changing suppliers and accelerating energy-efficient product development. तो ये मेरा हो गया रिएक्टिव। तो यहां तक मैं प्रोएक्टिव था, फिर मैं रिएक्टिव हो गया। इसी चीज को आपको लिखना है, ठीक है। इजी है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। फार्मा लाइफ ग्लोबल मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी है, वो क्या करता है भाई, इसका भी लास्ट लाइन बता पहले तो। आइडेंटिफाई द कंसेप्चुअल एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, मतलब ये विजन मिशन वगैरह में क्या होगा, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग एंड की कैरेक्टरिस्टिक्स। वेयर डू वी वांट टू गो इज आवर विजन, दिस इज आवर विजन। तो ये विजन की बात कर रहा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप उसके एसेंशियल्स बता सकते हैं। एसेंशियल्स क्या है? एसेंशियल्स में आपका मेमोरी टेक्निक था फीड, फ्यूचर, एंथुसियाज्म, एंटरप्रेन्योरशिप और डी से डायरेक्शन। ये सारे चीज आपका फीड बोल के हमने आपको मेमोरी टेक्निक एक निमोनिक बना के दिया था, उसको आप यूज करेंगे और याद रखेंगे, ठीक है। डन, उसका मतलब था बुक से लिख देना, डायरेक्ट आंसर है, कोई बात नहीं है। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस क्या बोल रहा है? पोर्टर के 5 फोर्सेस लगा और बता मेरे को। पोर्टर के 5 फोर्सेस लगाएंगे और इन सबको बताएंगे, जैसे कि मैंने ई कॉमर्स बिल्डिंग इन हाउस डिलीवरी कैपेबिलिटीज। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट हो जाएगा, थ्रेट ऑफ एंट्रेंट वाला पार्ट है ये। फ्यूल प्राइसेस हैव रिजन 18% इन द पास्ट ईयर। क्या आप आपको इसमें से दिखा देते हैं एक बार, क्विकली इसमें से दिखा देते हैं तो फटाफट हमारा पढ़ाई हो जाएगा। पहला वाला थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, फ्यूल प्राइसेस राइज हो जाएगा इन द पास्ट ईयर, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर बढ़ जाता है मेरा, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर बढ़ जाएगा। ड्रोन बेस्ड लास्ट माइल डिलीवरी स्टार्ट होगा, क्या होगा उसमें मेरा सब्स्टिट्यूट का आ जाएंगे, मेरे थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स आ जाएंगे। लास्टली, लार्ज ई कॉमर्स क्लाइंट्स नेगोशिएट एग्रेसिवली ऑन डिलीवरी रेट्स। क्लाइंट्स नेगोशिएट कर रहे हैं तो मतलब बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स की बात होगी, ठीक है ना। इसको समझा देंगे, बस इसको डिटेल में समझा देंगे इस तरीके से, तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। देख लो देख लो, इजी है, एसएम पोर्शन बहुत इजी है, मैं बता रहा हूँ, कोई टफ नहीं है। आपको थोड़ा याद रखना पड़ता है, उसको अप्लाई करना, बस आपको थोड़ा बुक का आंसर देगा जैसे उसको सजा के देना पड़ेगा। आपको सारा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में। जो कंपलसरी क्वेश्चन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का आएगा ना, फर्स्ट क्वेश्चन
ऑफ योर एसएम एरिया। क्वेश्चन 1A, 1 नहीं होगा, जो भी होगा वो एसएम का 1 ही तो होगा। हाँ, एसएम का अलग आंसर स्क्रिप्ट मिलता है आपको, मालूम है ना। तो एसएम का अलग आंसर स्क्रिप्ट में आपको आंसर देना है, उसके टीचर अलग होते हैं जो चेक करेंगे। तो उसमें 1A, 1B, 1C अगर आएगा तो वो 3 जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, बाकी पूरा पेपर आपका डायरेक्ट बुक से आ जाता है। ठीक है, डन है। नेक्स्ट वैल्यू चेन का बात कर रहा है। 2 एक्टिविटीज प्राइमरी सपोर्ट होता है। डू यू एग्री बोथ द एक्टिविटीज आर इंटरवाइंड? यस। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? यस। ऑल्सो डेलिनेट द मेन एरियाज इन विच द प्राइमरी। अरे ये क्या बात हुआ, पहले यस कर देंगे वैल्यू चेन के लिए, फिर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को समझाएंगे। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स आएगा, उसके बाद वहां पे आपको काम करना है, फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स होगा, आपको मार्केटिंग वगैरह सब देखना, सब चीज आ जाएगा। देखो, इनबाउंड आएगा, आपको उस पर काम करना, ऑपरेशंस। आउटबाउंड आएगा, मार्केटिंग आएगा, आफ्टर सेल सर्विस आ जाएगा। स्ट्रक्चरली आपको मालूम होना चाहिए। डन, इसको आप लिख लोगे, ये एकदम बुक का क्वेश्चन आ गया। फिर चैप्टर 3 से क्या पूछता है? ऑर्थो केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैज डेवलप्ड एन एडवांस्ड रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट। बाप रे, बहुत चीज बोला, लास्ट में बता। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर कंपिटेंसी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर कंपिटेंसी क्या क्या होते हैं? 3 होता है मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर कंपिटेंसी। इसने किस तरीके से डिजाइन कर दिया इस आंसर को? टन 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 टन, वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट एंड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर कंपिटेंसी, कॉस्टली टू इमिटेट, ये सारे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए इसने ना, पैराग्राफ फॉर्म में बना के दे दिया आंसर को। अच्छा, यहाँ पे इसने क्या बोला? अच्छा, adjusted in the, ऐसा इसमें इसने एक ही कैरेक्टरिस्टिक आपसे मांगा था। इसने आपसे एक ही कैरेक्टरिस्टिक मांगा। बोल क्या रहा है? एडवांस्ड रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बनाया। नी रिप्लेसमेंट होता है, उसका एडवांस सर्जरी बनाया, ऑपरेशन बनाया कुछ। Supported by years of surgeon expertise, specialized training protocols, coordinated teamwork, and a unique organization culture. Although several competing hospitals have invested in similar robotic technology, they have unable to achieve comparable surgical outcomes because of the hospital's expertise is based on complex tacit knowledge that cannot be easily copied. Easily copied नहीं हो सकता। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? तो इसका आंसर दिया हुआ है आपको, कॉस्टली टू इमिटेट। इतना इजीली ये कॉपी नहीं हो सकता। उसके रीजंस आपको क्वेश्चन वाले ने खुद ही उसकी बड़ाई कर करके बता दी है, क्यों नहीं हो सकता उसकी बड़ाई बता। देखो, टीम वर्क, कल्चर, एक्सपीरियंस है, सब चीज़ उसने बता दिया खुद ही। यूनिक है, देखो सेम चीज़ लास्ट में कंक्लूड कर देता है। तो मुझे लगा कि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेगा, लेकिन सारे नहीं, एक पूछा है, तो प्लीज़ एक पे ध्यान देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स को मैंने आपको एक ठो बताया था हिंट, IPCC। आपके IPCC होने चाहिए। I से इंडस्ट्री होता है, P से प्रोडक्ट, C से कस्टमर्स एंड एक और C से चैनल। IPCC आपका जो पहले CA इंटरमीडिएट के जगह जो नाम हुआ करता था ना, वो IPCC हुआ करता था। तो IPCC मेरे की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर है, यानी I से इंडस्ट्री, P से प्रोडक्ट, C से कस्टमर एंड एक और C से चैनल। उसको लिख लेना। डन। पोर्टर का जेनेरिक स्ट्रेटेजी, आइडेंटिफाई द पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटेजी एंड एक्सप्लेन। कौन सा है बताओ और एक्सप्लेन करो। ठीक है। एलिट मोटर्स लिमिटेड है, लग्जरी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, एक्सक्लूसिवली टारगेट करता है अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को। कैसे? बाय ऑफरिंग प्रीमियम कार्स एंड bespoke फीचर्स such as hand stitched leather interiors, personalized design options and superior craftsmanship that are not available in the mass market vehicles. The company deliberately serves a narrow customer segment and differentiates its product. मतलब आपका हो गया नैरो कस्टमर सेगमेंट, नीश हो गया और डिफरेंशिएशन भी हो गया। तो फोकस्ड डिफरेंशिएशन पे तरफ आपका बढ़ रहा है। देखो, फोकस्ड डिफरेंशिएशन के तरफ बढ़ रहा है। देखा, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ना मन में चालू हो जाना चाहिए। 3 आ गए ना, मतलब डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप, फोकस। अब 3 में कॉस्ट लीडरशिप कट गया, जैसे देखा। अब ये 2 बचे, अब इसमें डिफरेंशिएशन कट गया, नैरो, नीश, ये सब वर्ड्स बोलेगा तो मतलब फोकस डिफरेंशिएशन की बात है। और उसकी तारीफ आपको थोड़ा सा आंसर जैसे आपको बनाना होता है ना, क्वेश्चन में पॉइंट्स उठा उठा के बनाने हैं। बुक के पॉइंट्स मत लिख के आ जाइएगा, 0 दे देगा वो। बुक के पॉइंट्स कहाँ लिखोगे पता है? इस टाइप के क्वेश्चन में। यहाँ पे डायरेक्टली पूछ लिया ना, कुछ नहीं पूछा, हिंट नहीं दिया, कोई आपको केस नहीं बनाया। यहाँ इतना मेहनत कर रहा हो, केस बना के दे रहा, बुक का आंसर लिख के आ जाओगे। तो यहां से पॉइंट उठाना है, बस यही स्किल है। नया कुछ नहीं आएगा वही। गिव रीजंस क्या है, व्हाट स्ट्रेटेजिक एक्शन आप लोगे। जी स्टॉप लाइट का बात आ गया जी, इसको देख के येलो जोन, इस टाइप का क्वेश्चन है, जनरली आता नहीं है। ये जी वाला एरिया आप लोग छोड़ के जाते हो, उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया,
तो आप लोगों के एग्जाम के लिए, स्पेशली इस एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीई जनरल इलेक्ट्रिक का हमारा स्टॉप लाइट मैट्रिक्स एक बनाया हुआ है, उसके हिसाब से इस आंसर को बनाएंगे। येलो जोन, रेड जोन, ग्रीन जोन, अलग अलग जोन बनाए हुए हैं, उसके हिसाब से आपको चूज करके बनाना है, ठीक है। क्या आ गया, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए क्या हम? लास्ट चैप्टर पे आ गए, 2 क्वेश्चन है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऑपरेशन प्लानिंग तो आपका डायरेक्ट है, ये आपको मालूम है। क्वेश्चन 15 देख लो। कूरा स्टेंट्स, कूरा स्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ हाई प्रिसीशन कार्डियक स्टेंट्स। जैसे हार्ट में बोलते हैं स्टेंट लग गया, तो स्टेंट ये होता है, बच्चे उसको ना STUNT स्टंट मान लेते हैं, स्टंट नहीं होता, स्टेंट होता है, स्टेंट। Follows stringent international quality and sterilization standards. The plant director sets fixed production targets, strict quality benchmarks, and standard operating procedures. Employees achieving targets receive monetary rewards, while those failing to meet standards face salary deductions and mandatory retraining. The director mainly monitors performance, takes corrective actions for deviations, identify the style. कौन सा हुआ? ट्रांसफॉर्मेशनल हुआ कि ट्रांजैक्शनल हुआ? ट्रांसफॉर्मेशनल हुआ कि ट्रांजैक्शनल हुआ? स्ट्रिक्ट क्वालिटी बेंचमार्क्स, फिक्स्ड प्रोडक्शन टारगेट्स, उसके बाद करेक्टिव एक्शंस, ये सब हिंट दे रहा है टुवर्ड्स ट्रांजैक्शनल। ट्रांसफॉर्मेशनल होता है वो चरिस्मा हो, वो ऑरा हो, वो सारा चीज हो, खुद से मोटिवेट करे, यहाँ पे वो नहीं है। ट्रांजैक्शनल है, ये करके दे, इसको ठीक कर, ये कर, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप पे आ गए हम बात। उसको समझाते हुए आपको लिखना है कि क्यों ट्रांजैक्शनल है, क्यों ट्रांजैक्शनल है, उसको समझाते हुए आपको लिखना है। थोड़ा सा पहले लिख दोगे ट्रांजैक्शनल क्या होता है, उसके बाद इस केस में क्या है, देखो इन द गिवन केस, पहले क्या होता है वो समझा दिया अपने हिसाब से, बुक के हिसाब से, फिर इन द गिवन केस के हिसाब से आप अपने वर्ड्स में लिख दो ना, हो जाएगा। डिफरेंस निकालने बोला था क्या? अच्छा, डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशनल भी बोला था, इसीलिए डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन आपको मालूम है, डायरेक्ट बुक का आंसर है, आपको बुक में करवाया हुआ है इसके आंसर्स, हमने आपको क्लासेस में भी इसको डिस्कस बहुत बार करवाया था, समझाया था, लिखवाया भी था, ठीक है। चलिए, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग आपका लास्ट क्वेश्चन है। स्ट्रैटेजिक वर्ड इटसेल्फ सेज कि हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, हायर अथॉरिटी का उसमें मगजमारी है। ऑपरेशनल थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। देखो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजीज के लिए ये डे टू डे ऑपरेशन है, उतना फंडामेंटल नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मैनेजमेंट का सीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये फंक्शनल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपको बोला वैसे ही। सो दिस वॉज आवर डिस्कशन ऑफ द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पेपर ऑल्सो। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। FMSM के हमने आपको पूरा आंसर बता दिया, आपके RTP सितंबर 26 CA इंटर एग्जाम्स हमने करवा के दे दिया। मैं चाहूँगा आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें एंड हमारे संग जुड़े रहें। ऐसे और CA रिलेटेड कंटेंट आपको इस चैनल में बहुत सारे मिलने वाले हैं। जाने से पहले नीचे कमेंट ज़रूर करेंगे, आई विल गिव माई 200% इन सितंबर 26 CA इंटर। ये कमेंट करके जाएंगे, एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन वाइब होगा, और जोर से रीड करेंगे इसको ताकि घर में भी सबको सुनाई दे, समझ में आया, अरे वाह क्या बात है, एकदम डिटरमाइंड है मेरा बेटा मेरा बेटी भी अच्छे से पढ़ाई करने के लिए भी, ठीक है ना। डन है, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज अनिरुद्ध सिंघानिया साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय।